हेलो एवरीवन, वेलकम टू द संकल्प। और मैं हूं चांद कुरैशी और आज आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 213 कोड है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल साइंस की क्लासेस आ रही है आपके पास। और आज का जो हमारा चैप्टर है, ये मॉड्यूल 1 जो है भारत तथा विश्व विभिन्न युगों में, उसका होने वाला है। उसका है चैप्टर 2 मध्यकालीन विश्व। तो जिसमें आज हम मध्यकालीन विश्व की चर्चा करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो इसके जो चैप्टर आपको करवाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आप हमारे जो है टेलीग्राम पर जाके आसानी से ले सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो ये रहा आपके सामने, संकल्प विद चांद। तो अगर आप इसको सर्च मारेंगे तो टेलीग्राम पे जाकर आप आसानी से पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आज हम मध्य युग में जो यूरोप है, मध्य युग में जो यूरोप था या यूरोपीय समाज था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्यकाल को मध्य युग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से जाहिर है कि यह वह काल वह समय है जो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। ठीक है। तो जैसे अगर मान के चलिए आप कि हम अगर समय की चर्चा करेंगे तो समय जो है दोस्तों वो एक लाइन की तरह है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, स्टार्टिंग का जो टाइम है ये हमारा है प्राचीन काल। ठीक है, ये प्राचीन काल है। और यहाँ पे हमारा क्या शुरू होता है, यहाँ पे हमारा शुरू होता है आधुनिक काल। तो दोस्तों हम आधुनिक काल और जो प्राचीन काल के जो बीच का समय है ये कहलाता है मध्यकाल, यानी कि इसे हम मध्य युग भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे देखते हैं जरा। तो प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले ही आता है मध्यकाल। और मध्यकाल में जो मानव था और समाज के क्रम विकास का एक महत्वपूर्ण चरण रहा है, जिसका अध्ययन उसकी अपनी विशेषताओं के लिए किया जाना चाहिए। कि मध्य युग में जो मानव का विकास है या जो समाज का क्रम विकास है वो एक महत्वपूर्ण चरण रहा है, जिसमें उसने बहुत तेजी से प्रगति की है। मध्य काल की जो उपलब्धियां सफलताएं हैं वो आधुनिक काल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। एक मायने में आधुनिकता की जड़ मध्यकालीनता में है, यानी कि आज जो हम आधुनिक समाज देखते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप मध्यकालीन समाज से ही हुआ है। तो आगे देखें कि मध्य युग का जो ये शब्द है ये यूरोपियों ने 17वीं शताब्दी में यानी 17वीं सदी में गढ़ा था। इसका इसका जो है इसकी खोज की थी, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकी काल और अपने आधुनिक काल के बीच संकट के एक लंबे और अंधकारमय काल के रूप में देखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासिकी काल क्या होता है। क्लासिकी काल का मतलब होता है, जब यहाँ पे रोमन क्लासिकी काल का बात हो रही है, तो क्लासिकी का काल का मतलब होता है वो काल जिसमें ग्रंथों की यानी ग्रंथों साहित्यों की रचना हुई है। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने शिक्षा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, उसका विकास किया है, तो उसे क्लासिकी काल कहते हैं। तो ये बात हो रही है रोमन समाज की। तो मध्य युग जो शब्द है ये यूरोप वासियों ने 17वीं सदी में इसका निर्माण किया था, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकी काल और अपने आधुनिक आज के काल के बीच संकट के एक लंबे और अंधकार के काल के रूप में देखा था। कि मध्य युग का जो समय था वो यूनानी रोमन क्लासिकी काल और जो आधुनिक काल आज हम देख रहे हैं उसके बीच का ये एक संकट का काल था, कई लोगों का मानना है, यूरोप वासियों का। लेकिन मध्यकाल पूरी दुनिया के लिए कोई संकट या अंधकार में काल नहीं था। यानी कि अगर मध्यकाल को यूरोप वासी की जो है वो अगर कहते हैं कि भाई ये उनके लिए अंधकार में काल था, तो हो सकता है उनके लिए हो। लेकिन क्या ये पूरी दुनिया के लिए अंधकार में काल था, पूरी दुनिया में संकट लेके आया? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी की चर्चा जो है आज हम करेंगे, क्योंकि मध्य युग में बहुत सारी चीजें डेवलप भी हुई थी, कई चीजों का विकास भी हुआ था, और ये सबके लिए कोई अंधकार में काल नहीं था। तो अगर हम बात करें इस्लामी जगत की, ठीक है ना, इस्लामी जगत की बात करें तो उनके लिए यह एक ऐसा काल था जब एक सभ्यता का जन्म हुआ और वह परवान चढ़ गई, यानी उसका विकास हो गया और वो अपनी बुलंदियों पर भी पहुंच गई। भारत में मध्यकाल मेलजोल का युग था। इसमें काफी ज्यादा मेलजोल बड़ा लोगों का। पुरानी और नई जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो आपस में घुली मिली। घुलने मिलने की जो ये प्रक्रिया थी, इससे सह अस्तित्व यानी कि अपनी पहचान और सहिष्णुता यानी सहनशीलता का एक अनोखा सांस्कृतिक रुझान उभरा कि लोग मिलजुल के रहने लगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने लगे, जो मध्यकालीन भारत की एक पहचान बन गया था। यूरोप वासियों ने अपने जीवन स्तर में बहुत सुधार किया दोस्तों। उन्होंने ज्ञान विज्ञान और नई संस्थाएं और चिंतन की नई प्रणालियां विकसित की, और वह साहित्य एवं कला में बहुत ही ज्यादा उन्नत यानी कि अच्छे स्तर पर भी पहुंच गए थे। उस समय
जो नए विचार उभर कर आए उन्होंने ना सिर्फ यूरोप को रूपांतरित किया यानी कि बदला, बल्कि बाद में शेष बाकी दुनिया को भी क्या किया, प्रभावित किया। यानी मध्यकाल के समय में जो भी विचार आए थे उन्होंने यूरोप को तो बदला ही बदला, लेकिन साथ में बाकी दुनिया को भी कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित जरूर किया था। मध्य युग में देखते हैं कि यूरोप कैसा था। अगर हम बात करें मध्य युग की यूरोप की, तो इस समय रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बंट गया। यानी अगर हम बात करें दोस्तों रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य जो था वो दो हिस्सों में बंट गया। यानी एक हिस्सा तो कहलाया पश्चिमी, ठीक है, एक और हिस्सा जो था इसका ये कहलाया पश्चिमी, जबकि जो दूसरा हिस्सा वो क्या कहलाया, वो कहलाया पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया। जो पश्चिमी प्रांत था, पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम थी, ठीक है, जबकि कुस्तुनतुनिया पूर्वी प्रांतों की राजधानी बना। तो यहाँ की राजधानी दोस्तों रोम है और यहाँ की राजधानी कुस्तुनतुनिया है। रोमन सम्राट राजा कॉन्स्टेंटाइन ने, ये वहां का राजा था, उसने 330 ईस्वी में बाइंजेटियम के पुराने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्रों की नई राजधानी स्थापित करी। यानी बाइंजेटियम जो शहर है वहां के पुरानी यूनानी शहर के अंदर उसने, बाइंजेटियम में राज्य में पुरानी जो शहर था उसमें उसने वहां की नई राजधानी स्थापित कर दी। नई राजधानी उसके नाम पर क्या रखा गया, उसका नाम कुस्तुनतुनिया के रूप में जानी गई। यानी बाइंजेटियम जो राज्य था उसमें उसने यूनानी शहर में पूर्वी क्षेत्रों की एक नई राजधानी बना दी और उसका नाम रख दिया अपने ही नाम के आधार पर कुस्तुनतुनिया। पश्चिमी हिस्से में, जो पश्चिमी हिस्सा ये वाला है, इसके पतन के करीब 1000 साल बाद भी पूर्वी हिस्से में रोमन साम्राज्य टिका रहा। यानी दोस्तों जो पश्चिमी हिस्सा है रोमन साम्राज्य का ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया, लेकिन उसके 1000 साल जो बाद है वो पूर्वी राजधानी या पूर्वी जो साम्राज्य था वो बिल्कुल टिका रहा। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइंजेटियम साम्राज्य के नाम से जाना गया। ऐसे समय में जब पश्चिमी यूरोप पिछड़ी स्थिति में था, यहाँ के लोग काफी पिछड़े हुए थे, तो यूनानी भाषी लोगों की पूर्वी सभ्यता आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बुलंदी पर पहुंच गई। यानी कि जब यूरोप पिछड़ी हुई दशा में था तो यूनानी भाषी लोग जो थे वो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफी डेवलप हो गए थे, आगे बढ़ गए थे। विभिन्न अलग अलग जर्मनिक जो कबीले हैं उनके हमलों के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य ढह गया। जो यानी कि दूसरी जो कबीले या जातियां उन्होंने पश्चिमी साम्राज्य पर लगातार हमले किए, जिसके बाद ये साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया, ढह गया, यानी इसका नष्ट हो गया। 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का तख्ता पलटकर इन हमलावरों ने, इसमें बेसिकली विदेशी जातियां थी, जैसे जनजातियां कह सकते हो, हूण कह सकते हो, ठीक है, उसके बाद गोथ वगैरह हो गई जातियां, इन सब ने हमले किए थे। तो उसके बाद ये पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया। और बाद में इन्हीं हमलावर जातियों ने अपने राज्य वहां पर क्या कर लिए, स्थापित कर लिए थे। जो नए जर्मन शासक आए, जो विदेशी जाति आई जिन्होंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को नष्ट किया, उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं की जगह अपनी व्यवस्थाएं वो नहीं लेके आए। यानी वो पुराने नियमों की जगह अपने नियम नहीं लेके आए। दरअसल रोमन और जर्मनिक समाज एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे से ये दोनों घुल मिल गए। यानी जो विदेशी आए जिन्होंने रोमन साम्राज्य पे हमला किया, उन्होंने वहां कोई नई व्यवस्था लागू नहीं करी, बल्कि पुराने लोगों के साथ ही वो क्या हो गए, मिलजुल कर रहने लगे। उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण यूरोप एक नई किस्म के समाज का यूरोप में जन्म हुआ। इस समाज की संस्थाएं और व्यवस्थाएं रोमन और जर्मनिक दोनों से भिन्न यानी कि अलग थी। इस नए जो समाज है उसकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी सामंतवाद। तो दोस्तों इस समय क्या आ गया, सामंतवाद का विकास हो गया, सामंतवाद आ गया। सामंतवाद ने सामाजिक हो, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया, क्योंकि अब नई व्यवस्था शुरू होने वाली थी। कहां पर, यह बात है यूरोपीय समाज में। सामंतवाद राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक आर्थिक पहलू के रूप में। तो बात करते हैं कि जब पश्चिम में रोमन साम्राज्य के विघटन अंत के बाद जर्मन लोगों के बाद के राज्यों ने एक हद तक राजनीतिक स्थिरता यानी एकता कायम की। जैसा कि आपको बताया कि भाई रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के दो हिस्से हैं, ठीक है, एक साइड पश्चिमी है, दूसरी साइड पूर्वी साम्राज्य है। तो पश्चिमी हिस्सा जो था जर्मन राज्य है, उन्होंने पूरी तरीके से क्या करा, नष्ट कर दिया था विदेशी जातियों ने। और उसके बाद इन्हीं जर्मन लोगों ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया और जो पूर्वी लोग हैं उनके साथ वो मिलजुल के रहने लगे। दरअसल इनमें से एक राज्य ने तो एक महान राजा शालमेन के काल में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। यानी जो ये जर्मन लोग थे इन्होंने क्या करा, इनमें से एक ने तो, जर्मन अलग अलग विदेशी जातियां थी, तो उनमें से एक जाति ने तो अपना एक खुद का राज्य बनाया और एक महान राजा अपना, कौन सा, उसका नाम है शालमेन।
तो शालमेन के काल में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह कैरोंगलियाई साम्राज्य था। इसका नाम क्या था? कैरोंगलियाई। ठीक है, जो 9वीं सदी के मध्य में फिर से हो रहे बाहरी हमलों की वजह से बिखरने लगा। अब इन पर भी भारी हमले होने लग गए तो यह भी बिखरने लग गया। इससे हुई राजनीतिक उथल पुथल से एक नई किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे बोलते हैं सामंतवाद। यानी इन हमलों से बचने के लिए जो नई व्यवस्था वहां पे शुरू हुई उसको बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मन एक राज्य था, उसमें से जर्मन जातियों में से एक राज्य था जिसका राजा शालमेन था। तो शालमेन ने एक कैरोलिंगियाई साम्राज्य बनाया था, और जब उस पर हमले होने लगे तो उसे बिखरने से बचाने के लिए कह सकते हो जो उथल पुथल का माहौल हुआ, तो उसके तहत वहां पर एक व्यवस्था शुरू की गई जिसे बोलते हैं सामंतवाद। तो सामंतवाद जो था वो राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन था। इस व्यवस्था में शीर्ष पर सामंतवाद में बेसिकली शीर्ष यानी सबसे ऊपर कौन होता है? राजा खड़ा होता है, और उसके नीचे बड़े सामंत, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिन्हें हम ड्यूक या फिर और अर्ल के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें या तो ड्यूक बोलते हैं या अर्ल बोलते हैं। इनके नीचे यानी बड़े सामंतों के नीचे छोटे सामंत थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बैरन के नाम से जानते हैं। फिर उनके नीचे यानी बैरन से भी नीचे दोस्तों कौन है? नाइट होते हैं। नाइट बेसिकली सेना होती है, सामंत की सेना को नाइट बोलते हैं। सैनिक सिपाही होते थे ये, जो शायद सामंतों की निम्नतम कोटि में आते हैं, यानी सबसे नीचे सामंतों में आते हैं नाइट। सिर्फ सामंत जो है वो राजा से अपना अधिकार पाते थे। जमींदार यानी राजा से अधिकार मिलता था जमींदार को, और वे अपने छोटे सामंतों को अधिकार प्रदान करते थे, और यह सिलसिला नीचे तक चलता रहता, यानी एक के बाद एक कमांड चलती रहती थी। जैसे कि अगर हम बात करें, आप देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका फॉर्मेट बताता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये राजा है, ठीक है। राजा से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहां पर आएंगे बड़े सामंत, तो राजा आदेश देगा बड़े सामंत को। ये बड़ा सामंत आदेश किसको देगा? ये देगा छोटे सामंत को। ठीक है, इनके लिए छोटे सामंत है। ठीक है, छोटे सामंत से नीचे आएंगे तो फिर आ जाएंगे नाइट। ठीक है, ये नाइट को देंगे, यानी सब एक दूसरे से आदेश लेकर नीचे जो है आदेशों को पास कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन है? राजा है। आगे देखते हैं, हर स्तर पर सामंत अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा यानी ईमानदारी जताते, सब ईमानदारी से काम करते थे एक दूसरे के प्रति, और उससे अधिकार पाते थे, और अपने से बड़े के अधीन यानी अधिकार में जागीरदार कहलाते थे। ठीक है, तो सब एक दूसरे के लिए जागीरदार कहलाते थे। बड़े और छोटे सामंत के बीच के रिश्तों का यह स्वरूप सीढ़ी के शीर्ष से लेकर नीचे तक समान था, यानी ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो यही व्यवस्था लागू उस समय हुआ करती थी, एक सीढ़ी की भांति। संरक्षण के बदले यानी सुरक्षा के बदले अधीन जो जागीरदार होते थे उनको अपने सामंत को कई तरह की सेवाएं देनी पड़ती थी। मुख्यतः इसमें जो है सैनिक सेवा, कौन सी? सैनिक सेवा जो है उस समय शामिल थी। इसके तहत सामंत को जब भी कभी जरूरत पड़ती थी तो जागीरदार को उसे एक खास संख्या में सैनिकों की आपूर्ति करनी पड़ती थी। यानी कि अगर मान लो बड़े सामंत ने छोटे सामंत को आदेश दिया तो छोटा सामंत तुरंत अपनी सेना लेकर बड़े सामंत के पास पहुंच जाएगा, और जब राजा को जरूरत पड़ेगी तो राजा भी अपने वाले नीचे वाले जो बड़े सामंत हैं उनको बोलेगा, तो वो सेना लेके राजा के पास पहुंच जाया करेंगे। तो सब एक दूसरे की बातों को मानते थे। इसके बदले में सामंत उसे क्या देता था? छोटे सामंतों को दान दिया करते थे। ठीक है, अनुदान देते थे, और जो आमतौर पे जागीरदार और उसके सैनिकों के भरण पोषण के लिए जमीनें होती थी। तो उनके भरण पोषण के लिए बेसिकली उनको क्या मिलती थी? उनके भरण पोषण के लिए उनको जमीनें वगैरह जो है उस समय दान में दी जाती थी। ठीक है ना? इस तरह के अनुदान को फीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीफ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक हर किसी को, छोटे सामंत हो गए, नाइट हो गए, या बड़े सामंतों को उनके भरण पोषण के लिए जो एक दूसरे को ये जमीन देते हैं उस जमीन के टुकड़े को फीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीफ, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसी से फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद शब्द क्या हुआ है? विकसित हुआ है, जमीन का मालिक जिसे हम कह सकते हैं। यही सामंतवाद का सैनिक पहलू है, इसी से सेना का निर्माण होता है। सामंत अपने इलाके में सशस्त्र हथियारों वाले समर्थक रखा करते थे, एक सेना रखते थे जो सीधे निजी तौर पर उनके वफादार होती थी। यानी चाहे छोटा सामंत हो चाहे बड़ा सामंत हो, चाहे छोटा सामंत हो और चाहे बड़ा सामंत हो, सब अपने इलाकों में एक सेना रखा करते थे जो उनकी क्या होती थी? उनके लिए हमेशा वफादार हुआ करती थी।
इस सशस्त्र हथियारों वाली सेना के साथ जरूरत पड़ने पर वह अपने से उच्च सामंत को सैनिक समर्थन देता और जब जरूरत होती तो वो एक दूसरे को सैनिक सहायता प्रदान किया करते थे। और इस बल के कारण सामंत अपने इलाके के पूर्ण मालिक बन बैठे थे और इसी शक्ति के आधार पर वो अपने इलाके के क्या बन गए थे, मालिक बन गए थे। और राज्य भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। अब आते हैं आगे कि जो सामंत है दोस्तों वो अपने अपने क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान यानी कि बहुत शक्तिशाली होते थे। जहां रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी, इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता बड़े रूप से विकेंद्रीकृत यानी कि बटी हुई थी। अब जैसे कि हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि राजा शक्तिशाली था, ठीक है, रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियां जो थी वो राजा के पास हुआ करती थी। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे जो सामंतवादी व्यवस्था को पढ़े तो उस सामंतवादी व्यवस्था में क्या था, शक्तियां बड़े रूप से विकेंद्रीकृत यानी बटी हुई थी। राजा, उसके नीचे बड़े सामंत, फिर छोटे सामंत, फिर नाइट, तो सब जगह शक्तियां बटी हुई हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की एक अनोखी विशेषता यह थी कि सामंत और उसके अधीन यानी नीचे जो व्यक्ति है उसके बीच का संबंध निजी प्रकृति का था। सामंत और उसके अधीन जो उसके अधिकार में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच का जो रिश्ता बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा जो अनुष्ठान होता था, मतलब पूरे कार्य क्रियाकलाप वगैरह होते थे, समझौते होते, तब जाकर वो एक नीचे से ऊपर तक का स्तर बनता था। इस अनुष्ठान में, इस कार्य में अधीन जागीरदार जिंदगी भर सामंत की सेवा करने की कस्में खाता था। यानी छोटा सामंत जो जागीरदार है वो बड़े सामंत के लिए जिंदगी भर काम करेगा ऐसी कस्में खाता था, उसकी सेवा करेगा। सेम नाइट जो है सबसे नीचे, वो ऊपर वाला जो है छोटे सामंत की कस्में खाएगा और बड़ा सामंत राजा के लिए कस्में खाएगा कि भाई वो उसकी सेवा करे। सब ऊपर से नीचे तक एक दूसरे की कस्में खाते थे कि वो एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे। इसके साथ वह सामंत की सुरक्षा कबूल करता था, उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण था, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, ठीक है, और साथ में एक दूसरे की सुरक्षा भी करते थे क्योंकि वह उथल पुथल और अस्थिरता का एक दौर था, एक समय था जब साम्राज्य टूट रहे थे। तो मध्यकालीन जो यूरोप की अर्थव्यवस्था है वो बुनियादी रूप से कृषि पर आधारित थी। यह एक आम आर्थिक संकट का दौर था, इस समय आर्थिक संकट आया हुआ था और मुक्त किसानों के पास आमतौर पे कम संसाधन हुआ करते थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे और ना ही खेती बाड़ी के औजार उस समय हुआ करते थे। वे बीज खरीदने की स्थिति में भी नहीं थे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जाके खेती बाड़ी के लिए बीज को खरीद सके, यानी आर्थिक तंगी बहुत थी। इन सब के लिए और संरक्षण सुरक्षा पाने के लिए मुक्त किसानों ने सामंतों की तरफ रुख किया। वो कहाँ चले गए, सामंतों के पास चले गए अपनी आर्थिक मदद पाने के लिए। और उन्होंने सामंतों के पास अपनी आज़ादी गिरवी रख दी कि भैया हम तो जो हैं अब आप ही के लिए, आप ही हमारे माई बाप हैं, ठीक है। और जमीन से बंध गए, यानी कि जमीनों पे काम करेंगे, अब जो गुजर बसर जो भी खाना पीना मिलेगा वो वहां पर खा लेंगे। ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए, ऐसे कानून बनाए गए जो किसानों को जमीन से हटने या सामंतों को छोड़कर कहीं और जाने से रोकते थे। यानी किसानों को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो चाहकर भी उस जमीन से यानी कि अपनी गुलामी से अब सामंत के चंगुल से नहीं बच सकते, उन्हें सामंत के नियंत्रण में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि वो मजबूर होकर वहां पर आए और इस स्थिति का फायदा सामंत ने बखूबी उठाया था। किसान पूरी तरह कुलीन, कुलीन मतलब होता है अमीर, तो अमीर भूस्वामियों के रहमो करम पर थे। यानी जो अमीर भूस्वामी यानी अमीर सामंत कह सकते हो या अमीर जमींदार जो भी कहेगा वो किसान को मानना ही पड़ेगा, उसके रहमो करम पर पलेंगे। इन सामंतों के पास सशस्त्र हथियारों वाली शक्ति भी थी, सेना होती थी, वह इसका इस्तेमाल किसानों को धमकाने सताने में किया करते थे। इसके अलावा उनके पास असीमित बहुत सारे अनलिमिटेड राजनीतिक और न्यायिक अधिकार भी हुआ करते थे। वह उनका इस्तेमाल किसानों को झुकाने में करते थे, यानी उनका शोषण करने में। जमीन से बंधे और सामंतों के पूरी तरह अधीन अधिकार में मध्यकालीन यूरोप के इन आश्रित निर्भर किसानों को भूदास कहते हैं। यानी किसान जिस तरीके से पूरी तरह मजबूर होकर जमींदार के पास चला गया था, इन किसानों को बोलते हैं भूदास, यानी कि गुलाम कह सकते हो, भूमि का गुलाम। इस काल की, इस समय की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत हद तक सामंतों के हाथों भूदास के शोषण पर आधारित है। यानी जब हम मध्यकाल में इस समय को पढ़ेंगे तो इस समय सामंतों के हाथों हमेशा भूदास यानी गुलामों का क्या होता रहा, शोषण होता रहा। और इसी काल के दौरान संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोषण के जरिए सृजित कमाया जाने लगा, यानी कि सृजित माना होता प्राप्त करना। तो जमींदारों ने जितनी भी संपत्ति इकट्ठा करी वो सिर्फ कैसे करी, जब उन्होंने किसानों का शोषण किया तो उसी से वो प्राप्त करते चले गए संपत्ति, उनको उनका हक भी नहीं मिला और बैठे बिठाए जमींदार यानी सामंत और अमीर होता चला गया। तो आगे आते हैं कि जो सामंत हैं, सामंतों के नियंत्रण वाली समूची सारी जमीन जो है मेनर कहलाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, जो सामंत है, जमींदार है, जमींदार की जितनी भी जमीन है वो मेनर कहलाती है। मेनर को गड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। मेनर 3 हिस्सों में बटी हुई थी, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जान लो। एक हिस्सा जो था वो डिमेन कहलाता था,
जायदाद का यह हिस्सा सामंत के सीधे प्रबंधन के तहत था। यानी सामंत के साथ सीधे सीधे कंट्रोल में जो जमीन है उसे हम डीमेन बोलते हैं। मेनन का दूसरा हिस्सा जो इसमें भूदासों की जोत थी, यानी भूदास जो रहा करते थे। इसके अलावा कुछ मैदानी हिस्से जो तीसरे हिस्से में आ गए, ठीक है, जिन पर वो अपने पशुओं को चराने का अधिकार सबको प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, तो ये तीसरा इलाका था। भूदास जो जमीन के गुलाम हैं, यानी किसान, उनकी जोतों पर, उनके खेतों पर अधिकार रखने वालों को सामंत के मेनर काश्तकार माना जाता था। यानी कि बेसिकली जो भूदास के यानी किसानों के जो खेत वगैरह हुआ करते थे वो सीधे सीधे सामंत के नियंत्रण में थे। ठीक है, और उसे मेनर भी कह सकते हैं। वो मेनर के यानी कि मेनर के किसान वगैरह भी कह सकते हैं उनको। काश्तकार माने किसान होता है। यानी सामंत की बहुत बड़ी जमीन पर, ये सामंत की जमीन है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ किसानों के घर हैं, ठीक है, यहाँ किसानों के घर हैं, तो ये सारे मेनर काश्तकार हैं। यानी मेनर तो उसकी जमीन हो गई जमींदार की, और उसमें ये सारे किसान यानी काश्तकार हो गए। तो मेनर काश्तकार हुआ करते थे सारे में, ठीक है, सामंतों की जमीन पे काम करने वाले ये मेनर काश्तकार थे। काश्तकार होने, किसान होने के नाते उन्हें सामंत को लगान के रूप में कुछ देना होता था। यानी अब ये यहाँ पे किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, जमीन किसकी है, सामंत की है, तो यहाँ जो भी खेती बाड़ी करेंगे ये, उसके बदले में कुछ ना कुछ ये सामंत को दिया करेंगे। काश्तकार यानी किसान जो है वो सामंत को यह लगान श्रम सेवा के रूप में अदा करते थे। यानी मेहनत के रूप में, मेहनताना के रूप में उसके लिए काम किया करते थे। जो भी उसको देना है, टैक्स लगान दो भी, उसके बदले उसका छोटा मोटा या जो भी बड़ा है वो काम कर दिया करते थे। जैसे श्रम सेवा के बदले उन्हें हफ्ते में कुछ खास दिन डीमेन पर, यानी जो पर्सनल जमीन है सामंत की, उस पर काम करना पड़ता था किसानों को। खेती के दिनों में भूदास को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, जब खेती बाड़ी का काम होता था तो ज्यादा मेहनत करता था किसान, जैसे कि हल जोतना, बुआई करना, कटाई करना आदि। ठीक है, आदि जो है इनकी अवैतनिक सेवाओं में, जिनमें उनको वेतन नहीं मिलता था, उसमें वो भवन निर्माण किया करते थे, ईंधन के लिए लकड़ियां काटे करते थे। जैसे कष्टदायक काम भी उनको उनसे कराए जाते थे किसानों से। ये काम कौन लिया करता था, ये काम लिया करता था सामंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह जो भूदास हैं, भूदासों को वस्तु की शक्ल में कुछ शुल्क या कर भी अदा करना होता था। कई बार उनको शुल्क यानी वस्तु की शक्ल में टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है, या तो वो वस्तु देंगे तो उन्हें अपनी उपज फसल का एक हिस्सा देना होता था। जितनी फसल उगाएंगे उसका एक हिस्सा वो सामंत को क्या करेंगे, टैक्स के रूप में या शुल्क कह सकते हो के रूप में देंगे। ये शुल्क मनमाने ढंग से लगाए जाते थे, अपनी मनमर्जी से सामंत लगाता था। जब भी सामंतों को अतिरिक्त यानी और एक्स्ट्रा संसाधनों की जरूरत होती थी तो वह शुल्क थोप देते थे। जब भी सामंत को जरूरत होती थी ज्यादा पैसों की तो वो टैक्स और बढ़ा दिया करते थे। सामंत अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली भी किसानों का शोषण किया करते थे। एक तो आदेश देकर होता है, बिना आदेश के होता है। रोजमर्रा की जरूरतों को की करीब करीब तमाम चीजों का यहाँ उत्पादन और उपभोग होता था। रोजमर्रा की रोज की चीजें बनाई जाती थी, यूज की जाती थी, और इन सब के लिए वहां विभिन्न अलग अलग सुविधाएं होती थी। जैसे लोहे का सामान बनाने के लिए भट्टी हुआ करती थी, गेहूं पीसने के लिए चक्की हुआ करती थी, ठीक है, रोटी बनाने के लिए तंदूर हुआ करता था, शराब बनाने के लिए अंगूर वगैरह थे, ठीक है, भट्टियां थी, शराब बनती थी, ठीक है, उसे बोलते हैं मदिरा संपीड़क। ठीक है, और ये सब की सब चीजें जो हैं, जो अभी हमने पढ़ी कि जैसे लोहे की बनाने के लिए भट्टी है, गेहूं पीसने की चक्की, रोटी बनाने के लिए तंदूर है, शराब बनाने के लिए अंगूर है, तो ये सब चीजें सीधे सीधे सामंत की मिल्कियत थी। मिल्कियत होता है दोस्तों प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब सामंत की प्रॉपर्टी थे, ये सारा सामान जो हम पढ़ रहे हैं। और किसानों को उन उपकरणों को और मशीनों का इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब किसानों को मजबूर करते थे कि अगर उनको औजार बनाने हैं तो लोहे का सामान वो जमींदार का यूज करेंगे, उन्हीं की भट्टी यूज करेंगे। गेहूं पीसने के लिए चक्की चाहिए तो भी सामंतों की ही यूज करेंगे। रोटी बनाने के तंदूर चाहिए तो सामंतों से लेंगे। शराब बनानी है तो अंगूर जो है सामंतों से लेंगे और उन्हीं से मदिरा संपीड़क लेंगे। तो ये मजबूर करते थे किसानों को, ये सारा सामान सामंतों का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहरबानी क्यों, तो मेहरबानी मेहरबानी कुछ नहीं है, ये उसके बदले में उनसे उल्टा टैक्स और ज्यादा शुल्क टैक्स लिया करते थे मनमाने ढंग से। यानी ये सब चीजें टैक्स के तौर पे दी जाती थी और एहसान जताया जाता था कि भैया देख लो हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और मदद के बहाने उनसे और ज्यादा टैक्स ले लिया करते थे। यानी एक तरफ से सामान भी यूज करवा लिया और पैसे भी कमा लिए। तो इस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था जो है वो किसानों का शोषण किया करती थी। आगे आते हैं, सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और खुशहाली और संकट अब किस तरीके से जरा देखते हैं। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन अंत के बाद भी कुछ सदियों के दौरान, कुछ समय के दौरान आर्थिक जीवन स्तर निम्न था। यानी रोमन साम्राज्य का अंत हो चुका था, कई सौ सालों तक आर्थिक जीवन जो था वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का था, यानी कि कोई सुविधाएं नहीं थी।
यह राजनीतिक परिवर्तनों और अशांति का दौर था। इस समय अशांति का माहौल चारों ओर था और राजनीतिक परिवर्तन हो गए थे। कोई साम्राज्य किसी को तहस नहस कर रहा था तो कोई साम्राज्य किसी को तहस नहस कर रहा था। ये सब उस समय वहां चल रहा था। इस दौर की कुछ विशेषताओं में नगरीय जीवन, व्यापार और मुद्रा विनिमय में गिरावट शामिल है। यानी कि नगरीय जीवन भी तहस नहस था, व्यापार भी, मुद्रा विनिमय, सब कुछ इस समय गिरावट आ रही थी। ठीक है। रोमन काल के कुछ शहर टिके रहे। इस समय रोमन साम्राज्य के कुछ शहर ऐसे थे जो हमेशा बने रहे, लेकिन वह शहर तो बने रहे, लेकिन उन शहरों के जो महल थे वो खाली बोतलों की तरह थे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी कोई वास्तविक आर्थिक भूमिका नहीं थी, कोई पैसा नहीं था उनके पास। सड़कें जो थी उनकी टूट फूट गई थी और वस्तु विनिमय प्रणाली ने मुद्रा की जगह ले ली। यानी जहां वस्तुओं में व्यापार अदला बदली होते हैं, एक वस्तु देना दूसरी वस्तु लेना, ऐसा व्यापार होता था, अब उसकी जगह क्या आ गई? अब उसकी जगह वहां पर मुद्रा ने ले ली। ठीक है। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कृषि पर और बेहद सीमित स्थानीय व्यापार पर आधारित थी। जो कुछ भी वहां होता था कृषि की बदौलत होता था, और छोटा जो व्यापार था वो छोटे मोटा ही था। कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पिछड़ी हुई थी और उपज फसल का उत्पादन भी कम था। ये हालात करीब 10वीं सदी ईस्वी तक जैसे के तैसे ज्यों के त्यों बने रहे। 10वीं सदी के दौरान उत्पादन की सामंती पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उत्पादन को लेकर सामंती व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिले कि 11वीं और जो 12वीं सदी थी उसमें यह व्यवस्था पूरे यूरोप में लगातार फलती फूलती रही। जैसे जैसे व्यवस्था स्थिरता पाती गई, जैसे जैसे व्यवस्था ठीक होती गई, कृषि उपज उत्पादन में, मतलब फसलों के उत्पादन में इजाफा, मुनाफा होता गया। फसल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता गया दोस्तों, और कृषि की जो तकनीक थी उसमें सुधार आया। और एक अन्य कारक था जिसके कारण कृषि उत्पादन में इजाफा हुआ, यानी मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ। अब कृषि उत्पादन बढ़ा कैसे? उसके लिए क्या हुआ कि रोमन काल से इस्तेमाल में आने वाले जो हल्के वाले हल थे, हल्के हल जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अरेट्रम। अरेट्रम की जगह अब एक नया हल आ गया जिसको बोलते हैं चेरे है। तो चेरे ने उसकी जगह ले ली, हल्के हल की जगह। ठीक है। और ये थोड़ा उससे भारी भी था, तो इसे बैलों का एक दल खींचता था और इसने उत्तरी यूरोप की सख्त और चिपचिपी मिट्टी की बेहतर जुताई में क्या करी? मदद करी। तो जाहिर सी बात है, इससे जब भूमि में इस वाले हल से जुताई होने लगी तो जमीन से उत्पादन और ज्यादा बढ़ने लग गया, और ज्यादा ही उत्पादन होने से ज्यादा फसलों का निर्माण हुआ और व्यापार वगैरह जो है बढ़ना वहां पर शुरू हो चुका था। इस समय कृषि में जो विस्तार हुआ उसके साथ ही 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच के दौर में व्यापार की बहाली हुई, व्यापार की वृद्धि देखने को मिली। नगरीय जीवन में इस समय वृद्धि हुई। अनाज और अंडों की खरीद फरोख्त से लेकर शराब और कपास जैसी वस्तुओं में भी दूरी के व्यापार में वृद्धि का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। सड़कों के निर्माण से व्यापार में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। नदी और समुद्री रास्ते भी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्यापार की बहाली से भुगतान के नए तरीके जरूरी हो गए। जब व्यापार बढ़ने लगा तो भुगतान के नए नए तरीके आ गए पैसे चुकाने के, क्योंकि वस्तु विनिमय इसके लिए अपर्याप्त थी। सिर्फ वस्तुओं की अदला बदली से व्यापार इस समय संभव नहीं था। लगभग 400 साल बाद मुद्रा अर्थव्यवस्था का दौर फिर लौटा। दोबारा से मुद्रा का लेन देन, पैसों का लेन देन जो है लौट आया। साथ ही शहरों का बड़ा तेज विकास हुआ। लंबी दूरी के व्यापार और अगल बगल के ग्रामीण इलाकों में खेती से आई खुशहाली से उसे बड़ा बल मिला। जल्द ही शहर कुछ खास उद्योगों के लिए जाने लगे। ठीक है। उदाहरण के लिए वस्त्र निर्माण शहरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक बन गया। मतलब सबसे बड़ा जो उद्योग था वो वस्त्र निर्माण था, कपड़ों का निर्माण करना। मध्यकालीन शहरों का महत्व बढ़ता गया और अंततः यह ग्रामीण इलाकों से में सामंती संबंधों को तोड़ने वाले महत्वपूर्ण कारक बन गए। यानी ग्रामीण इलाकों में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगा और सामंती जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुकी थी। तो ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब आगे बात करें तो कहते हैं कि आर्थिक प्रगति का यह रुझान, जो यह विकास था, ये 12वीं सदी के अंत तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 13वीं सदी तक सामंती व्यवस्था जो थी, एक मिनट, हाँ, 13वीं सदी तक जो सामंती व्यवस्था थी उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जा सकते थे, जिसने प्रगति की प्रक्रिया उलट दी। यानी विकास की प्रक्रिया को पूरी तरीके से उलट कर रख दिया। आर्थिक प्रगति और खुशहाली के काल के चलते आबादी बढ़ी। जब आर्थिक प्रगति आई, उत्पादन बढ़ा तो खुशहाली बढ़ी, खुशहाली बढ़ी तो धीरे धीरे आबादी भी बढ़ना शुरू हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। और इसका मतलब था, ये हुआ कि सामंतों के लिए श्रम की आपूर्ति में बढ़ोतरी। जब जाहिर सी बात है आबादी बढ़ेगी तो सामंतों को उतने ही श्रम, उतने ही मजदूर मिलना शुरू हो जाएंगे। भाई जनसंख्या बढ़ी तो सामंतों को लालच बढ़ा कि भाई अब उनके पास तो क्या है, कर्मचारी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसान मेनर को अब डीमेन के एक बड़े हिस्से की छोटी छोटी जोतों में बांट दिया गया। जो मेनर होती थी, मेनर क्या था बताया था ना, जमींदारों की जमीन,
उन्हें अब डिमेन में यानी जमींदारों की पर्सनल जमीनों में बांट दिया गया, छोटे छोटे हिस्सों में, और किसानों को भाड़े पर दे दिया गया। क्योंकि ये जोतें बहुत छोटी थी, ये खेत जो बाड़ी, ये खेती बाड़ी जमीनें ये बहुत छोटी थी, तो किसानों को दे दी गई भाड़े पर। पहले डिमेन के विशाल भूखंड में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का वहाँ उपयोग संभव नहीं था। अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर, मतलब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बड़े बड़े ज़मीनों पर यूज़ होती थी, अब वो छोटी छोटी ज़मीनों पर तो यूज़ होंगी नहीं। साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिकों यानी कि मजदूरों के मौजूद होने के चलते श्रम शक्ति बचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने वाले कुछ एक ही थे। मतलब कि जहाँ पर अब श्रम शक्ति यानी कि मेहनत कम लग सके, टेक्नोलॉजी का सही यूज हो सके, तो वो काम करने वाले कुछ एक ही लोग बचे थे वहां पर। डिमेन जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, डिमेन जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो खत्म हो चुकी थी। किसानों से श्रम सेवा वसूलने का तरीका भी अब खत्म हो गया था। अब किसानों से भाई कैसे वसूलेंगे या वसूली कैसे होगी, ये सब तरीके खत्म हो चुके थे। इसलिए सामंत अब श्रम सेवा की बजाय मुद्रा या सामंती लगान की मांग करने लगे। वो कहते थे भाई या तो उनको अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और या तो उनको सामंती लगान चाहिए। तो मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था जो थी वो शहरी केंद्रों और व्यापार में वृद्धि ने इस विकास को बढ़ा दिया। मुद्रा का लेन देन शुरू हो गया था, शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। श्रम सेवा में गिरावट आई, यानी अब जो मेहनताना करना पड़ता था किसानों को उसमें गिरावट आई। कृषि में तकनीक की कमी ने, जो कृषि में टेक्नोलॉजी की कमी थी, तो उसके कारणों के साथ मिलकर कृषि उपज में जबरदस्त क्या हो गई, गिरावट आ गई। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी थी नहीं और धीरे धीरे कृषि व्यवस्था पिछड़ने लग गई थी। अनाज की किल्लत हुई, जब कृषि व्यवस्था पिछड़ी तो अनाज की किल्लत शुरू हो गई और अकाल का सिलसिला शुरू हो गया था, सूखा पड़ना, अकाल आ गया। प्लेग की महामारी फैली। प्लेग की महामारी दोस्तों किससे फैलती है, जरा कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो प्लेग की महामारी का जो प्रकोप था वो टूट पड़ा और इन सब के कारण अर्थव्यवस्था में एक साथ गिरावट आई, इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई। लेकिन यूरोपीय जो समाज था वो 10वीं सदी ईस्वी से पहले के संकट के मुकाबले इस संकट से आसानी से उबर गया। इस दौरान शिक्षा कुछ चुनिंदा चुनिंदा लोगों को ही विशेषाधिकार बनी रही। मतलब का ही विशेषाधिकार, यानी इस दौरान शिक्षा का जो अधिकार था वो कुछ विशेष लोगों के ही पास था और वो बड़े लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आम लोगों को कोई औपचारिक ऑफिशियली शिक्षा नहीं दी जाती थी इस समय। कुलीनों के यानी अमीरों के जो ज्यादातर सदस्य थे अब तक वो अशिक्षित थे, ठीक है ना, अमीर वर्ग के थोड़े। सिर्फ पुरोहित पुजारी जो वर्ग हैं उन वो सदस्यों को थोड़ी शिक्षा मिलती थी और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। यह ज्यादातर तोता रटंत पे आधारित थी, यानी उनको चीजें घटवा दी जाती थी और यही शिक्षा का उस समय स्वरूप था। पर उनमें तर्क वितर्क यानी सोच विचार करना, विचार रखना और विवेक की बुद्धि लगा के चीजों को सोचना, इन सब की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि चीजें तो घटवा रखी थी। सीखने की पूरी प्रक्रिया पर धर्म का अधिकार था। यानी जो चीज सीखने सिखाने वाली थी वहां पे सारी चीजें धर्म के आधार पर चला करती थी और ऐसी स्थितियों में विज्ञान में मुश्किल से कोई विकास हो सका, क्योंकि जब जहां धर्म होता है तो वहां पे विज्ञान को क्या होता है, सिर्फ अंधविश्वास के तौर पे विज्ञान को महत्व नहीं दिया था। वास्तविकता की कोई जगह ही नहीं होती क्योंकि लोग धर्म में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। पुनरुत्थान के कुछ प्रयास किए गए विकास के, लेकिन उसमें भी कोई वास्तविक बौद्धिक सृजनात्मकता यानी विकास नहीं हो पाया। बहरहाल उसका एक फायदा यह हुआ कि जब धीरे धीरे शुरुआत होने लगी भाई लोगों को डेवलप करने की, तो पुरोहितों और उस समय मठाधीश जो जमात थे, यानी मठाधीश के बड़े बड़े अधिकारी थे। मठाधीश होता है एक वैसा ऐसा मतलब कह सकते हो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बड़े 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 पुरोहित रहा करते हैं, शहरों से दूर वगैरह, जो शिक्षा वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े मठाधीश थे उनके सदस्यों को इतनी शिक्षा उस समय मिल गई थी कि वह रोमन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की क्या करने लग गए थे, नकल करने लग गए थे और उनको उनकी सुरक्षा भी करने लग गए थे। यानी किताबों को लिखने लग गए थे, किताबों को कॉपी नकल वगैरह करने वो उस समय लग गए थे। तो इतनी शिक्षा उन पुरोहितों को उस समय मिल चुकी थी। साक्षरता यानी कि एजुकेशन, शिक्षा के निम्न स्तर, शिक्षा की कमी होने के कारण इस काल में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज्यादा उल्लेखनीय काम तो हुआ नहीं था। यही बात कला के क्षेत्र में भी हो रही थी, कला का भी विकास नहीं हुआ। और इस दौरान पांडुलिपियां जो हाथ से लिखे जाने वाली ग्रंथ होती है उनके चित्रण में, उनको चित्र बनाने में और उनको सजाने की एक अनोखी शैली इस समय विकसित हो चुकी थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस दौर समय में अभिजात वर्ग जो अमीर वर्ग है उसके कुछ लोगों को छोड़कर पूरे यूरोप में लोग भुखमरी की स्थिति में रह रहे थे। सांस्कृतिक कल्चरल जो डेवलपमेंट उपलब्धियां हैं वो कम और छुटपुट थी, वो बहुत ही कम था। यूरोपीय सभ्यता पड़ोस की बाइजेंटाइन सभ्यता और इस्लामी सभ्यता की तुलना में बेहद पिछड़ी थी। यानी यूरोपीय समाज की अगर बात करें तो वो चाहे वो रोमन समाज हो चाहे वो इस्लामी सभ्यता हो, दोनों की तुलना में यूरोपीय सभ्यता पूरी तरीके से पिछड़ी हुई थी।
10वीं सदी के बाद से आए खुशहाली और क्रांति के दौर ने इस काल के सांस्कृतिक जीवन में बदलाव ला दिया। इस दौर में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ, बेसिक शिक्षा का। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई और उनका विस्तार हुआ। क्लासिकी ज्ञान मैंने आपको बताया था, जो शिक्षा, जो ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं उन्हें क्लासिकी ज्ञान कहते हैं। तो क्लासिकी ज्ञान और साथ ही इस्लामी सभ्यता से ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में क्या हुई, प्रगति हुई। यह बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो आधुनिक काल में अपने उत्कर्ष, अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। चर्च ने शिक्षा पर अपना एकाधिकार खो दिया। ज्ञान एवं विद्या धर्मनिरपेक्ष हो गई, यानी ज्ञान पर अब किसी एक का, ज्ञान और विद्या पर किसी एक का अधिकार नहीं हुआ, धर्मनिरपेक्ष हो गई। सभी धर्म के लोग, सभी जो है धर्मों को मानने वाले लोग अब शिक्षा प्राप्त कर सकते थे उस समय। पहले ज्ञान और शिक्षा तर्क वितर्क और विवेक से, बुद्धि से परे पूरी तरह कटी थी, यानी कि जिस पे लोग सोच विचार नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। पहले ज्ञान और शिक्षा का यही मतलब था। लेकिन अब इस दौर में आलोचनात्मक अध्ययन का एक सिलसिला शुरू हुआ, यानी आप किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हो, उस पर टिप्पणी कर सकते हो, उसके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, महिलाएं भी अब शिक्षा पाने लगी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। मध्य युग में महिलाओं को शिक्षा मिलने लग गई, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी। अब आते हैं मध्यकाल में अरब सभ्यता के ऊपर, जरा इनकी बात कर लेते हैं, अरबों की। तो मध्यकाल में अरब में एक जो है, कह सकते हैं कि एक शानदार सभ्यता का उदय हुआ। वहां इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम धर्म आप जानते ही हो, ठीक है ना। इसने ना सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका, भारत समेत एशिया के दूसरे हिस्सों को भी क्या किया, प्रभावित किया। इस्लाम का जो जन्म है वो अरब में हुआ है। अरब रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है जो कि तीनों ओर से रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। इस्लाम के उदय से पहले ज्यादातर जो अरब लोग निवासी थे, वहां पे बेसिकली बद्दू थे, इन्हें बेदुई बोलते हैं, जो कि ऊंट को पालते हैं। तो ये अर्थात ऊंट पर घूमने रहने वाले चरवाहे थे। ठीक है, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था पशुपालन करना और नकली स्थानों में उगने वाले खजूर। ठीक है, रेगिस्तानों में जो खजूर उगते हैं वही उनकी जीविका का स्रोत था और वो पशुओं को पाला करते थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन काफी सीमित था, हाथों से बनी वस्तुएं बहुत ही कम मात्रा में डेवलप थी। व्यापार भी धीमा ही था और शहरीकरण भी बहुत कम था, तो डेवलपमेंट था ही नहीं। छठी सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक कोई सदी चल रही है, जैसे मान लो अभी हम 21st सेंचुरी चल रही है, तो उत्तरार्ध का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी समय है, अगर वो 51 से लेके 100 के बीच की बात हो रही है, यानी जैसे अभी बता देता हूं मैं आपको, अगर मान लो ये 2053, 2055, 2070, 80, 90 या कुछ भी होता, 51 से 100 के बीच होता, तो उस समय को इंडिकेट, इशारा करने के लिए उत्तरार्ध वर्ड यूज होता है। और अगर यही जैसे अभी हम जो करें 2000, अभी मान लो एग्जांपल 24 चल रहा है, तो 24 हमारा आता है 1 से 50 के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं दोस्तों पूर्वाध। ठीक है, तो ये सिर्फ ये शब्द उत्तराध, पूर्वाध जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक समय को समझाने के लिए होते हैं, यानी छठी सदी का, ठीक है, 600 सदी का जो समय चल रहा था और 51 से 100 के बीच का कोई समय था, तो उसके लिए वर्ड यूज हो गया उत्तराध। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो छठी सदी के उत्तरार्ध में लंबी दूरी का व्यापार करने वाले कारवों, जो कारवों मतलब होता है जो रास्ते वगैरह चल रहे हैं, उनमें परिवर्तन के बाद अरब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई। ठीक है, अब व्यापार करने वाले जो रास्ते थे उनमें बदलाव किया गया, और बदलाव के बाद इकोनॉमी अरब की बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि रास्ता अरबों के यहाँ से होकर जाने लगा। अरब के दो पड़ोसी साम्राज्यों में, यानी कि रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच जंग छिड़ गई थी, और इन जंग के कारण अरब, अफ्रीका और एशिया जो है उनके बीच व्यापार के लिए आने जाने के वाले कार्गो रास्तों का सुरक्षित एक रास्ता, उन मतलब आने जाने वाले लोगों का एक सुरक्षित जो है रास्ता बन गया था। यानी जब अरब और फारस में झगड़ा हो गया, तो अरब, अफ्रीका, एशिया के रास्ते होकर वो व्यापार करने लग गए, और इससे कुछ महत्वपूर्ण शहरों का विकास हुआ, क्योंकि जिन शहरों से होकर व्यापार होता था तो वो शहर भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे आने वाले राहगीरों के लिए, और उनका फायदा उन्होंने इसका, यानी अरब लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, क्योंकि उन्हीं के रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था, तो व्यापार का बखूबी उन लोगों ने फायदा उठाया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शहर हुआ करता था वो शहर था मक्का, जो कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्गों से संबंधित मार्गों के संधि स्थल पर था। काबा के कारण मक्का को एक स्थानीय धार्मिक महत्व हासिल था। आपको पता होगा बेसिकली लोग मक्का मदीना जाते हैं, वहां पे एक स्थल है काबा। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा होती है, वैसे मुस्लिम धर्म में भी लोग काबा के लिए हज पे जाया करते हैं। ठीक है ना, और इसके कारण भी वह महत्वपूर्ण था। उस समय काबा अरब के विभिन्न अलग अलग कबीलों के लिए पूजनीय स्थल हुआ करता था। पहले वहां पे बेसिकली अलग अलग जनजाति के लोग रहा करते थे, जो अपने अपने छोटे 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 वहाँ कबीले थे, जो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन सबसे बड़ा वहां पे अल्लाह को ही माना जाता था। ठीक है, इस धर्मस्थल पर उस समय, इस धर्मस्थल पे यानी जो काबा है वहां पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था,
जो मक्का के आर्थिक जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते थे, जो वहाँ का एक आर्थिक रूप से मजबूत कबीला था। इस्लाम के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद जो हैं, उनका जन्म करीब 570 ईस्वी में कुरैश कबीले में हुआ। हजरत मोहम्मद के जो माता पिता थे, उनके निधन उनका जो उनके पिता माता पिता का जो निधन था वो बचपन में ही हो गया था, ठीक है। और उनकी जो परवरिश थी उनके चाचा ने की, और बड़े होकर वह एक खुशहाल सौदागर व्यापारी बने। उन्होंने एक विधवा स्त्री खदीजा के लिए व्यापार किया और उन्होंने खदीजा से शादी भी की। करीब 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद एक धार्मिक अनुभूति से गुजरे, यानी एक धार्मिक समय आया, एक दौर आया, उन्हें एक संदेश मिला जिसमें ये थोड़ा सा एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। तो वो गुजरे जिसमें माना जाता है कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी और जो कह रही थी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई भगवान नहीं है, ठीक, कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो यहीं से 610 ईस्वी से उन्हें जो है उन्हें पैगंबर माना जाने लगा और अल्लाह का पहला संदेश भी उन्हें मिला था, ठीक है। उस समय अरब जो कबीले हैं वो अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। हजरत मोहम्मद के अलौकिक चमत्कारी अनुभव के कारण इस बहु ईश्वरवाद या अनेक देवी देवताओं पे आस्था की जगह अब एक ईश्वरवाद ने ले ली। जब धीरे धीरे वहां पे जो कबीले अलग अलग ईश्वर को मानते थे, फिर धीरे धीरे उनका विश्वास हजरत मोहम्मद की तरफ गया कि अल्लाह एक है, उनकी बातों को लोगों ने फॉलो किया, उनको माना लोगों ने। तो वहां पे जो बहु ईश्वरवाद प्रथा थी उसका अंत हो गया और एक ईश्वरवाद आ गई, यानी कि अल्लाह एक है, ठीक है। और उसके बाद हजरत मोहम्मद को और भी आकाशीय संदेश आए, ठीक है, खुदा से और भी संदेश मिले जो उनके लिए नए धर्म के आधार बने, और यहीं से वो आप पैगंबर या मैसेंजर कह सकते हो, संदेशवाहक जो है, उनको यहाँ पे दर्जा दे दिया गया था। नया धर्म जो इस्लाम के नाम से जाना गया और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर माने गए, और पैगंबर का मतलब होता है खुदा का संदेशवाहक, जो खुदा के संदेश लेकर आता है। शुरू में वह कुरैश के ज्यादा लोगों को नए धर्म में शामिल कराने में सफल नहीं रही। हजरत पैगंबर स्टार्टिंग में ज्यादा लोगों को नहीं ला पाए थे इस्लाम में, लेकिन उनकी पत्नी समेत कुछ ही लोगों ने नया धर्म उस समय स्वीकार किया था। इसी बीच उत्तर में एक दूसरे शहर यसरीब के प्रतिनिधियों नेताओं ने हजरत मोहम्मद को अपने यहाँ आने और वहाँ के विवाद झगड़ों को सुलझाने का न्योता दिया कि भैया आप आ जाओ और हमारे यहाँ पे जो विवाद चल रहे हैं उसको आप सुलझा दो। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद अपने अनुयायियों शिष्यों के साथ यसरीब चले गए, और इसे हिजरत कहते हैं दोस्तों। हिजरत का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। हिजरत के साल को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल माना जाता है। जब इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है तो यहीं से इस्लाम का पहला जो है साल शुरू होता है। हजरत मोहम्मद ने इस शहर का नाम मदीना रखा और वहाँ के शासक बनने में क्या हो गए, सफल रहे। अब उन्होंने सच्चे सही रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को एक राजनीतिक और धार्मिक समुदाय में क्या कर लिया, संगठित एक करना शुरू किया, जिसे उम्मत बोलते हैं। तो मक्का में इस्लाम को फैलाने के लिए उनके अनुयायी शिष्यों ने कुरैश के काफिलों पर हमला करना शुरू किया। आसपास के कबीलों पे वो हमला कर दिया करते थे, ठीक है। और हजरत मोहम्मद का जो अंत है, उनकी जो मृत्यु है, वो 630 लिखा है, पर आप ये मानिए कि ये जो है ये बुक के अकॉर्डिंगली डाटा है, लेकिन आप ध्यान रखिए वो 632 ईस्वी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ और पढ़ लिया, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद जो थे ना वो 630 ईस्वी में सफल रहे थे। यहाँ पे सफल होने की बात की गई है, मैंने गलती से थोड़ा वो मृत्यु देख लिया, मुझे लगा जैसे कि मृत्यु है, तो कोई नहीं। तो हजरत मोहम्मद जो है वो 630 ईस्वी में सफल रहे थे, ठीक है, हमला करने वगैरह में, आसपास के कबीलों को एक करने में, और कुरैश को परास्त कर मक्का में उन्होंने प्रवेश कर लिया, ठीक है। जो जो मतलब कुरैश कबीला उनसे ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी बात को जैसे नहीं मान रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, तो उनको हरा करके उन्होंने वहां पे क्या करा, मक्का में प्रवेश किया। कुरैश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है, इस्लाम को मान लिया, और उसके बाद से काबा इस्लाम का मुख्य धर्म स्थल बन गया। मक्का विजय के बाद समूचे पूरे अरब के विभिन्न अलग अलग कबीलों ने भी इस्लाम धर्म को क्या कर लिया, कबूल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम की शिक्षाएं दोस्तों सीधी सादी हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता, धर्म के अंदर आना और पालन करना, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। इसके अनुयायी शिष्य जो है मुस्लिम या मुसलमान कहलाए हैं। इस्लाम के अनुसार ईश्वर जो है वो एक है। मुसलमान हजरत मोहम्मद को आखिरी और महानतम पैगंबर यानी खुदा का संदेशवाहक रसूल
मानते हैं। रसूल का मतलब भी पैगंबर होता है, खुदा का भेजा हुआ संदेशवाहक। वे यहूदी और ईसाइयों के पैगंबरों को भी मान्यता देते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो है खुदा के संदेशवाहक रहे हैं इनमें, इन धर्मों में भी, यहूदी हो चाहे ईसाई हो, तो उनके पैगंबरों को भी, रसूलों को भी ये लोग मानते हैं। मुसलमान मानते हैं कि कयामत या महाप्रलय जब आएगी तो नेक तथा अच्छे लोगों को जन्नत में जीवन मिलेगा, जबकि दुष्ट और पापी लोगों को जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए झुलसना होगा। नेक जीवन बिताने के लिए कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा, जो मुसलमान का पवित्र ग्रंथ है। कुरान को उन संदेशों का संकलन यानी उन संदेशों का ग्रंथ माना जाता है जो हजरत मोहम्मद को ईश्वर से मिले थे, और इन कदमों से में सदाचार और दया, करुणा, प्रेम का जीवन बिताना, निश्चित समय पर एक सही समय पर उन्हें पे नमाज पढ़ना और रोज़ा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, हज, मक्का की तीर्थ यात्रा करना और कुरान का पाठ करना, ये सब बातें उसमें शामिल हैं। कुरान जो है, कुरान के अलावा मुसलमानों को सुन्नत या हजरत मोहम्मद के वचनों और हदीस या पैगंबर की शिक्षाओं पे अमल करना होता है। ठीक है। इस्लाम में अल्लाह और इंसान के बीच कोई मध्यस्थ, कोई मीडिएटर नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। वहाँ पुरोहित, कोई पुजारी नहीं है। बस धार्मिक विद्वान या आलिम रहते हैं जिन्हें इस्लाम की जानकारी है, जो धर्म और धार्मिक कानूनों पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस्लाम तमाम लोगों को बराबरी की शिक्षा देता है। उसूलों के मामले में यहूदी और ईसाई धर्म के साथ इस्लाम की बड़ी समानता है। कई इनके उसूल, इस्लाम के उसूल काफ़ी हद तक मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं इस्लाम के प्रसार में कि इस्लाम धर्म आगे कैसे बढ़ा। दोस्तों, हजरत मोहम्मद के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में अरबों में कोई समझ नहीं थी। अरब लोग कुछ नहीं जानते थे कि जब हजरत मोहम्मद का निधन हुआ तो उसके बाद इस्लाम धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस सब की तो उनको नॉलेज ही नहीं थी। क्योंकि हजरत मोहम्मद की जो मृत्यु है वो दोस्तों एक 600 जो है 32 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, ये 632 से ध्यान रखिएगा। तो 632 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक संस्था बनती है। उस संस्था का नाम है, एक मिनट है यहाँ पे, खिलाफत संस्था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर की जब मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, तो उसके बाद खिलाफत संस्था बनती है। और खिलाफत संस्था का निर्माण जो होता है वो 634 ईस्वी में होता है। ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इस समय हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है उसमें कई ज़्यादा दरारें उत्पन्न हो जाती है, टूट फूट आ जाती है। तो उन सभी लोगों को एक करने के लिए खिलाफत संस्था बनाई जाती है, ताकि ये हजरत मोहम्मद का वारिस यानी कि इस्लाम धर्म का नया नेता, ठीक है, यानी कि खलीफा को चुन सके और उसको नया धार्मिक नेता बना सके। ठीक है, तो इसलिए खिलाफत संस्था बनाई गई। तो उस समय अरबों में कोई समझ तो थी नहीं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इस नवजात नए जन्मे धार्मिक समुदाय धर्म में के टूटने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन हजरत मोहम्मद जो थे, उनके कुछ निकटतम अनुयायी शिष्यों ने उनके ससुर अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुनकर उसे इस खतरे से बचा लिया। यानी इस्लाम धर्म के जो पहले खलीफा बने वो कौन बने दोस्तों? अबू बकर बने, पहले धार्मिक नेता। ठीक है, ये पहले खलीफा थे इस्लाम धर्म के। टोटल 4 खलीफा आए थे। और उसके बाद से एक लंबे काल तक खलीफा को यानी धार्मिक नेता को तमाम मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। तो पढ़ते हैं अबू बकर के बारे में। तो जैसे अबू बकर के बारे में देखें तो अबू बकर ने खलीफा बनने के तुरंत बाद उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू किए जिन्होंने हजरत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का अधिकार मानने से इनकार किया। मतलब जो भी व्यक्ति अबू बकर को खलीफा नहीं मानते थे उन पर इन्होंने क्या करा? हमले करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि ये उनके वारिस हैं। ठीक है, यह सैनिक अभियान बेहद सफल रहे और इसे इसके बाद उत्तर की दिशा में अरब की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया, वहां भी फैला दिया। अबू बकर के निधन के बाद उमर खलीफा बने। अब दूसरे खलीफा कौन आ गए? उमर आ गए। उमर ने पड़ोस के साम्राज्यों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा। अरब सेना को लगातार सफलता मिलती गई। अरबों ने पूरे सीरिया पर और एंटियोक, दमश्क और यरूशलेम के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फारस की सेना को परास्त कर हरा दिया। 651 ईस्वी तक समूचे फारस पर अरबों का कब्जा हो गया था। अरब जो बाइजेंटाइन है साम्राज्य से मिस्र को छीनने में कामयाब रहे। इसके बाद ये पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़े और यहाँ से 711 ईस्वी में स्पेन में घुसे और उन्होंने लगभग समूचे पूरे स्पेन को जीत लिया। इस तरह एक सदी से कम समय में इस्लाम ने प्राचीन फारस को पूरा पुराने रोमन जगत का ज़्यादातर हिस्सा जीत लिया है। सब जगह इस्लाम फैल चुका था। अब उमर के बाद जो खलीफा बने तीसरे नंबर पे वो बने उस्मान।
लेकिन उस्मान मजबूत नेता नहीं थे, वह उनके अनेक विरोधी भी थे उस्मान के, उनकी हत्या कर दी गई और पैगंबर के चचेरे भाई एवं दामाद जो थे अली, ठीक है, तो अली को खलीफा बनाया गया। लेकिन जल्द ही अली की भी हत्या कर दी गई और उस्मान के समर्थक प्रभुत्वशाली शक्तिशाली पक्ष बन के उभरे। अली की हत्या के बाद जो उस्मान पक्ष था, उस्मान के जो समर्थक थे, वो शक्तिशाली जो समर्थक पक्ष था वो बनकर उभरे, वो शक्तिशाली रूप में आए। उसके बाद से मुसलमानों में दरार उत्पन्न हो गई। जो अली के अनुयायी थे उनका एक अलग पंथ, एक अलग गुट बन गया, जिन्हें वो जो कि शिया कहलाए, और बाकी मुसलमान जो अबू बकर के समर्थक वगैरह थे वो सब क्या कहलाए, वो सुन्नी कहलाए। ठीक है। अली की मृत्यु के बाद उम्मद परिवार के एक सदस्य ने, उम्मद एक वंश था, उम्मद वंश के एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक सदस्य ने खिलाफत संभाली। तो वो अपने आप को जो है वो एक अपना उन्होंने नेता बना लिया इस्लाम का। और उस्मान जो है इसी परिवार के थे, उम्मद वंश के। उम्मद वंश 950 ईस्वी तक शासन करता रहा, लेकिन बाद में जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है उसकी राजधानी पर जबरदस्त हमले में असफलता के बाद उनकी ताकत कमजोर पड़ गई और उम्मद वंश का जब पतन हुआ, ठीक है, 950 ईस्वी में, तो उसके बाद अब्बासियों ने सत्ता संभाली, फिर आ गया अब्बासी वंश। ठीक है। तो 4 खलीफा के बाद जो है उम्मद वंश आया, उम्मद वंश के बाद आए अब्बासी। ठीक है। इस तरीके से इस्लाम धर्म आगे चलता गया। जहां उम्मद ने अपनी ताकत सीरिया में केंद्रित की, अपना मतलब जो पूरा कंट्रोल है वो सीरिया में स्थापित किया, तो अब्बासियों ने अपनी राजधानी बदलकर फारसी राजधानी के पास इराक में बगदाद को बना दिया। तो उनकी राजधानी बगदाद थी। फारसी क्षेत्र में राजधानी के स्थानांतरण के साथ, राजधानी बदलने के साथ ही अब्बासी शासन में फारसी तत्वों को प्रमुखता मिली। जब वो फारस में चले गए, यानी कि बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, तो उन्होंने फारसी कल्चर को भी अपना लिया। इस शासन के दौरान शुरुआती जो इस्लाम है उसमें समानता और भाईचारे के उसूलों की समाप्ति हो गई। मतलब इसी के साथ साथ इस्लाम में जो भी समानता भाईचारा था वो व्यवस्था खत्म हो गई और उसकी जगह निरंकुश कठोर राजशाही राजा ने ले ली, राजा के शासन ने। उनके भव्य दरबार में बड़ा तामझाम हुआ करता था अब्बासी वंश में। दरबार की यह शान शौकत और कायदे कानून फारस की परंपराओं से उधार लिए गए थे, उन्हीं की देखी देख अपनाए गए थे फारसियों की तरह। तो अब्बासी शिक्षा और साहित्य के बड़े संरक्षक थे ये लोग, शिक्षा और साहित्य पर बड़ा ध्यान दिया करते थे। 10वीं सदी में अब्बासी सत्ता कमजोर पड़ने लगी और इसके बाद विकेंद्रीकरण बंटवारे का एक बड़ा दौर समय रहा। मंगोलों ने 1258 में बगदाद को नष्ट कर दिया। ठीक है। मंगोलों के हमले के बाद बगदाद पूरी तरह नष्ट हो। अब आते हैं इस्लामी सभ्यता की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां क्या थी। हजरत मोहम्मद के समय से लेकर करीब 1500 ईस्वी तक इस्लामी संस्कृति और समाज उल्लेखनीय रूप से गतिशील रहे, आगे बढ़ते रहे। वे विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में आए और उनकी विशेषताओं को उन्होंने इस्लाम ने अपना लिया। ठीक है। इस्लामी संस्कृति ने अनेक आदर्श अच्छी बातें अपनाकर खुद को समृद्ध आगे बढ़ाया। इस काल में इस्लामी जो संस्कृति थी वो दूसरे धर्मों के प्रति उल्लेखनीय रूप से सहिष्णु सहनशील थी, यानी सब धर्मों के उसको एक साथ लेकर चलने वाली थी। उन्होंने अपने सामाजिक ढांचे में और यहाँ तक कि प्रशासन में भी यहूदियों ईसाइयों को जगह दी। ठीक है। वो उसका रीज़न ये था, वो जो अलग अलग यहूदियों ईसाइयों को जगह दी गई वो इसलिए थी ताकि वो लोगों के प्रति सहनशील दिखें। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों कवियों को भी सुरक्षा प्रदान की। धर्म के क्षेत्र में 2 किस्म के लोग थे, उलेमा और सूफी। उलेमा विद्वान लोग थे और धर्म तथा धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर हमेशा सलाह दिया करते थे उलेमा। वे आमतौर पर परंपरा का पालन किया करते थे और सूफी धार्मिक कानूनों के तमाम पहलुओं पर सलाह दिया करते थे। वे आमतौर पर परंपरा का पालन करते। सूफी जो थे धार्मिक रहस्यवादी हुआ करते थे, जो मुख्यतः ध्यान और हाल पर जोर दिया करते थे। सूफी आमतौर पर लोगों की जिंदगी को गहराई से छूने में सफल रहे और अध्यात्मवाद पर इन्होंने अधिकतर जोर दिया था। अब भारत में इस्लाम की बात करें तो उसमें सूफियों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब्बासी शासनकाल में इस्लामी जो विद्या है वो विभिन्न शाखाओं में उत्कर्ष अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। दर्शन उनमें से एक था। इस्लामी दर्शन पुराने यूनानी दर्शन के अध्ययन पर आधारित था। इस्लामी दर्शन पुराने यूनानी दर्शन परंपराओं के आधार पर फैलाया गया था। बुद्धिवाद और विवेकशीलता में का यकीन रखने वाले मुस्लिम दार्शनिकों के एक तबके ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया, यानी जो लोग बुद्धिवाद और विवेकशील तर्क वितर्क पे जोर दिया करते थे, इस्लाम के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, तो उन्होंने मुस्लिम विद्वानों ने क्या करा, यूनानी दर्शन को, यूनानी परंपराओं को आगे बढ़ाया। यह दार्शनिक जो थे, ये विद्वान जो थे, चिंतन मनन सोचने विचारने के अलावा प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन को पढ़ने में भी अग्रणी थे। ये प्राकृतिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। उन्होंने खगोल शास्त्र जो कभी खोजा नहीं गया, चिकित्सा डॉक्टरी के क्षेत्र में खासा काम किया। उनका ज्योतिष शास्त्र खगोलीय गणना पर आधारित था।
चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने यूनानियों के लेखों को ना ही सिर्फ अध्ययन किया, मतलब चिकित्सा डॉक्टरी के क्षेत्र में, इलाज के उपचार के क्षेत्र में उन्होंने ना केवल यूनानियों की किताबों को पढ़ा बल्कि उसे आगे तक ले गए, आगे तक फैला दिया। पश्चिम में अबिसीना के नाम से मशहूर एक लेखक है, उनका नाम है इब्न सीना, इन्हें अब्न सीना भी कहते हैं, अबिसीना कह लो या इब्न सीना। तो उन्होंने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति खोज की, तपेदिक जो बीमारी है उसकी खोज की। उन्होंने स्नायु तंत्र जो होता है, हम सांस जो लेते हैं, उसकी अनेक बीमारियों का जिक्र किया उसमें। पश्चिम में राजेज के नाम से मशहूर अल राजी जो है, उन्होंने मध्यकालीन विश्व के महानतम नैदानिक चिकित्सक, क्लिनिकल फिजिशियन थे वो। उन्होंने खसरा और चेचक में फर्क खोजा। दूसरे इस्लामी चिकित्सकों ने अमाशय जो होता है उसके कैंसर का निदान किया, उसका उपचार किया, जहर की काट खोजी और आंख की बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय योगदान दिया। मुस्लिम समाज की एक रोचक व्यवस्था यह थी कि अस्पताल की स्थापना, कि ये लोग इस अस्पताल की बहुत ज़्यादा स्थापना किया करते थे। संगठन में वे दूसरी तमाम मध्यकालीन संस्कृतियों से आगे थे, संगठन को मजबूत करने में। फारस हो, सीरिया हो, मिस्र हो, इनके महत्वपूर्ण शहरों में आधुनिक पद्धति में इस्लाम के लोगों ने कम से कम 34 अस्पताल थे इनके। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा उन्होंने उस समय कर रखा था। उन्होंने प्रकाश विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित में भी महत्वपूर्ण बहुत सारी उपलब्धियां जो है हासिल की थी। इस्लामी भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश विज्ञान की नींव रखी, प्रकाश की गति के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनेक चीज़ों के अलावा सोडा कार्बोनेट, फिटकरी नमक के तेजाब, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट जैसे अनेक यौगिकों मिश्रणों की रसायनों की खोज के लिए हम उनके आभारी हैं। गणित के क्षेत्र में इस्लामी विद्वानों की महानतम उपलब्धि यूनानियों की रेखागणित तथा भारतीयों की अंक प्रणाली को एक जगह करना है। वास्तव में भारतीय अंक प्रणाली का इस्तेमाल इतने बड़े रूप में फैला है कि पश्चिम ने उन्हें अरब अंक का नाम दे दिया है। इस तरह उस समय मौजूद विद्या को जोड़कर अरबों ने अंकगणित, रेखागणित और त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके क्षेत्र में महान प्रगति करी। अरब सभ्यता जो थी दोस्तों, वो अपने साहित्य में, शिक्षा में, खासकर कविता के लिए बड़ी मशहूर हुई। उमर खयाम, उनकी रुबाइयाँ इसकी एक बहुत ज़्यादा जो है मिसाल है जिसे आज भी याद किया जाता है। अन्य क्षेत्रों की तरह इस्लामी कला में जो बाइजेंटाइन है या ईरानी इत्यादि विभिन्न शैलियों की सुंदर और शानदार संश्लेषण है, सबको कल्चरों को उन्होंने जोड़ दिया था। ईरानी कल्चर को भी जोड़ा और बाइजेंटाइन कल्चर को भी जोड़ा। इस्लामी कला में वास्तुशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस्लामी वास्तुशास्त्र के उदाहरणों में उन्होंने वो उनकी सुंदर सुंदर मस्जिदें होती हैं, महल है, स्कूल है, पुस्तकालय है, अस्पताल इत्यादि है। उनकी मुख्य विशेषताओं में गुंबद आपने देखे ही होंगे। ठीक है, गुंबद कुछ इस तरीके से बनता है जो मस्जिदों के ऊपर आपने देखा होगा या ताजमहल के ऊपर देखा होगा। मीनारें भी आपने देखी होंगी जो काफ़ी अच्छा खासा लंबी है, जैसे कि आपने कुतुब मीनार के शेप देखी होंगी। मेहराब भी आपने देखेंगे, दरवाजे के ऊपर कोई इस तरीके की जो है वो आकृति आपको दिखेगी, महने को मेहराब होते हैं गोल। तो ये सब इस्लामिक कल्चर का जो है पार्ट है, ठीक, ये वो आपको देखने को वास्तुकला में। ठीक है, आगे आते हैं मध्यकालीन भारतीय सभ्यता। 8वीं और जो 10वीं सदी के बीच राजनीतिक विकेंद्रीकरण का लंबा दौर रहा है, वो इस दौरान अनेक राज्यों ने वर्चस्व अधिकार के लिए संघर्ष किया। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मध्यकालीन अगर समय को पढ़ रहे हैं तो इस्लामी भारत में भी उस समय क्या था, अपने वर्चस्व के लिए, अपने अधिकार के लिए कई सारे संघर्ष चल रहे थे। उत्तर भारत में उस समय पाल वंश, ठीक है, ये बंगाल में था, ठीक है, प्रतिहार वंश हो गया, और ये राष्ट्रकूट के 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे। चौहान वंश, परमार इत्यादि के राजपूत वंशों ने छोटे छोटे राज्यों जागीरें इस समय स्थापित कर ली थी। दक्षिण में चोल वंश, चोल साम्राज्य जो था उसका प्रभुत्व अधिकार था। राजनीतिक एकाधिकार के विखंडन की यह स्थिति महमूद गजनी जैसे जो आक्रमणकारी हैं उनके लिए बेहद उपयुक्त सही थी। अब इस समय भारत में वैसे ही विद्रोह चल रहे थे, एक दूसरे को मारने की जो है साजिशें चल रही थी, तो महमूद गजनी के लिए हमला करना उस समय एक सही नीति थी उस समय, उसके लिहाज से। ठीक है, पश्चिम और मध्य एशिया अनेक विजय के बाद महमूद गजनी ने भारत की तरफ रुख किया। भारत पर उसके आक्रमणों की शुरुआत सितंबर 1000 ईस्वी में हुई। इसके बाद उसने पंजाब, कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और फिर गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों पर हमले किए। बहरहाल महमूद गजनी की दिलचस्पी भारत पर शासन करने की नहीं थी, वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए ही आया हुआ था। ठीक है, और आपने वो सोमनाथ मंदिर वगैरह का भी पढ़ा होगा, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला भी यही था। अब राजनीतिक क्रम की बात करें तो महमूद के हमलों के बाद तुर्क आए, तुर्क यहाँ भारत में प्रवेश कर गए।
13वीं सदी के तक तुर्कों ने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अपना शासन कायम कर लिया। उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। वे सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं और उनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। और दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग वंशों ने अलग अलग समय पर राज किया है। सबसे पहले महमूद गजनी जो था आया, तो उसके बाद यहाँ पर जो राज किया वो किया गुलाम वंश ने। तो गुलाम वंश था जिसे हम ऐबक वंश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आपने सुना होगा, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब ऐबक गुलाम वंश के थे। इसके बाद जो दूसरा वंश यहाँ पर दोस्तों आता है, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, तो ये खिलजी वंश भी पढ़ा होगा आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद यहाँ पर आता है तुगलक वंश। यहाँ पे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का आपने नाम पढ़ा होगा, पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है, इसे बोलते हैं। तुगलक के बाद आते हैं सैयद, ये सैयद वंश आता है। और सैयद के बाद आते हैं यहाँ पे लोदी वंश। लोदी वंश का आपने पढ़ा होगा, इब्राहिम लोदी का नाम, जिसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ और फिर मुगल इंडिया में एंटर कर गए थे। तो ये पांच वंश, ये सॉरी, ये यहाँ पर पांच वंश हैं जो क्या नाम है, गुलाम वंश, खिलजी है, तुगलक है और यहाँ पे सैयद है और ये लोदी वंश है। इन पांचों ने भारत पे राज किया और इनके राज में जो दिल्ली थी वो दिल्ली सल्तनत कहलाया साम्राज्य पूरा। और ये अपने आप को यहाँ के जो राजा थे वो सुल्तान कहा करते थे। ठीक है, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो खिलजी और तुगलक जैसे ताकतवर राजवंश एक एक कर आए। उनमें से ज्यादातर शासकों को मंगोलों के हमलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे। इस बीच दक्षिण में विजयनगर और बहमनी के दो शक्तिशाली राज्य राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। मतलब जिस समय तुर्क वंश यानी कि ये सारे वंशों का समय आया था, तो बेसिकली अगर हम बात करें तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश के टाइम पर ही, तुगलक वंश में जब शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसी समय विजयनगर साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य और कई सारे शक्तिशाली जो साम्राज्य थे या राज्य थे वो अधिकार करने के लिए एक दूसरे पे लड़ाई लड़ रहे थे। तुगलक समय वंश के टाइम की बात थी वो। आगे आते हैं। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों के आगमन आने से भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है। अब मुगल कैसे आए मैंने बता दिया कि जो लोदी वंश है, लोदी वंश का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको यहाँ पर बाबर ने 1526 में 1500 एक मिनट 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई, और ये लड़ाई कौन सी थी, ये पहली लड़ाई थी पानीपत की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली लड़ाई में हरा दिया था। किसने हराया था, ये लड़ाई थी, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और लोदी, यानी कि कौन सा लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। तो उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और हराने के बाद फिर मुगलों का आगमन भारत में हो गया था। राजनीतिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ, मतलब उसको एक किया गया, जो इससे पहले एक लंबे अरसे से कभी नहीं देखा गया था। राजनीतिक एकीकरण हुआ, राज्य को एक किया गया और एक लंबे अरसे तक शांति और स्थिरता से आर्थिक प्रगति भी हुई और खुशहाली भी रही। मुगलों की काफी टाइम पे खुशहाली भी रही और प्रगति भी होता गया था। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे केंद्रीकृत बड़े साम्राज्यों के समानांतर अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय और प्रांतीय स्वतंत्र शासक वंश भी रहे उस समय। जैसे बंगाल में इस समय इलियास शाही था और हुसैन शाही वंश हुआ करते थे। असम में के अहोम वंश था। उड़ीसा के गजपति वंश था। राजस्थान के मेवाड़ मारवाड़ वंश, जौनपुर के शर्की वंश शामिल है इस समय। इन स्वतंत्र वंशों के शासनकाल में क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय अस्मिताओं के साथ यहाँ की भाषा, साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो तुर्कों और मुगलों के आने से संप्रभुता और शासन के लिए नए विचार आए कि आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा को लेकर के नए नए विचार आए भारत को। और सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था की इस्लामी परिकल्पना में राजशाही के लिए स्पष्ट रूप से कोई वैधानिक स्थान नहीं है। मतलब कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो मुगलों के टाइम पर भी राजा का कोई विशेष स्थान नहीं था उस समय। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कर जरूर रखा था राजा का पद, लेकिन इस्लाम में कभी ये बात नहीं कही गई कि राजा कोई स्पेशल होगा या उसे अलग से कोई अधिकार होंगे, नहीं। क्योंकि इस्लामी राज्य व्यवस्था जो होती है उसमें बराबरी पर आधारित होती है वो। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इतना खास यहाँ पे। लेकिन
उम्मयद और अब्बासी जो खिलाफत थे और पश्चिमी एशिया में सत्ता का जो बंटवारा था वो सुल्तान और ताकतवर तुर्क सरदारों या कुलीनों के बीच होता था। उस समय उम्मयद वंश जब था या अब्बासी वंश रहा करते थे तो पश्चिमी एशिया में सत्ता का बंटवारा हमेशा राजा और शक्तिशाली जो तुर्क सरदार यानी कि अमीर वर्ग के लोग होते थे उनके बीच बराबर से सत्ता को बांट दिया जाता था। लेकिन बलबन, जब हम बलबन की बात करते हैं, अब बलबन कौन है मैं आपकी बात करूं। अभी हमने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, अभी आपको मैंने बताया ना गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में जो आपने पढ़ा होगा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, तो उन्हीं में एक गुलाम है उसका नाम है बलबन। तो बलबन जो था दोस्तों वो एक दास था, ठीक है, और बाद में ये शासक बना, इसने पूरी सत्ता को पलट डाला था, ठीक है, ये वहां का दिल्ली सल्तनत का शासक बना। तो इसने क्या करा, उस समय काफी ज्यादा जो है कठोर नियम लागू करे, पुरानी व्यवस्थाओं को बदल दिया और इसका रुतबा इतना ऊंचा हो गया कि उस समय ये निरंकुश शासक बन बैठा था। इसने कई व्यवस्था को बदल बदल डाला था, ठीक है। तो बलबन के शासनकाल में सुल्तान का रुतबा इतना ऊंचा हुआ कि वह राज्य और शासन के तमाम मामलों में निरंकुश अधिकारी बन गया, सबसे बड़ा अधिकारी बन गया, सारे फैसले स्वयं लेता था। तुर्क कुलीनों की ताकत में खासी उसने कमी कर दी, जो अमीर वर्ग के लोग थे उनकी ताकत इसने छीन ली। मुगलों ने राजा की ताकत और रुतबे की बुलंदियां पहुंचाया, जबकि जब मुगल आए तो मुगलों ने राजा की ताकत को बुलंदियों में पहुंचाया, सबसे ऊपर दर्जा वो राजा को ही दिया करते थे, ठीक है, अपने साम्राज्य में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नई चीजें जोड़ी। दिल्ली के सुल्तानों ने, मुगलों ने उस समय प्रशासन व्यवस्था में कई सारी नई चीजें जोड़ दी, जो दिल्ली सल्तनत में सैनिक कमांडरों को एकता दिया जाता था। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो राजा है, तो राजा तो बेसिकली घर घर जाएगा नहीं लगान लेने के लिए, तो राजा ने क्या करा, जमीन के कई सारे टुकड़े कर दिए, जमीन के कई सारे क्या हो गए, टुकड़े कर दिए। तो हर एक टुकड़ा एक अधिकारी को दे दिया, हर एक टुकड़ा एक अधिकारी को दे दिया। तो अब अधिकारियों से बोल दिया कि भैया अब तुम क्या करोगे, तुम जाकर मेरे लिए क्या लेके आओगे, लगान लेके आओगे, ठीक है। तो हर जो एरिया है, हर एरिया का एक अधिकारी है जो राजा की तरफ से उस जमीन का मालिक बन बैठेगा, ठीक है, और वो राजा के लिए क्या करेगा, लगान लेकर आएगा उस इलाके से और राजा के पास आकर जमा कराएगा। अब मान लो यहाँ पर ये बैठा है राजा, ठीक है, अब राजा ने सब जगह पे क्या कर दिया, सबको जमीन के टुकड़े बांट दिए और राजा ने सबको बोल दिया भैया अपनी अपनी जमीन से आपको क्या लाना, लगान लाना है। तो ये जो जमीन का टुकड़ा है दोस्तों, ये जो जमीन के टुकड़े हैं ना, इन जमीन के टुकड़ों को बोलते हैं इक्ता। क्या बोलते हैं, इक्ता। इस जमीन का टुकड़ा इक्ता है और जो इस टुकड़े का मालिक, जो राजा ने जिनको बनाया है, ये व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों इक्तादार। क्या कहलाते हैं, इक्तादार, या फिर हमें आप इन्हें इक्ताधारक भी बोल सकते हो। ये रहा इक्ताधारक और ये रहा इक्तादार। तो यहां से जो भी लगान वसूल में आएगा उसका कुछ ही अपने रख रखाव के लिए अपने पास रख लेंगे और बाकी किसको जमा करवा देंगे, राजा को। और इनके पास अपने अपने एरिया की आर्मी भी होगी, ठीक है, सेना भी होगी। जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपने अपने हिस्से की सेना राजा को मुहैया कराएंगे और वो राजा की सेना कहलाएगी, फिर राजा युद्ध का आगाज कहीं भी कर सकता है। तो ये थी इक्ता व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। तो इक्ता एक क्षेत्रीय इकाई है, एक यूनिट है, लेकिन इक्ता धारकों को जमीन का मालिकाना हक नहीं सौंपा जाता था। ये जो जमीन इनको दी गई है ना, पूरी जिंदगी के लिए नहीं दी गई थी। स्टार्टिंग में तो कुछ सालों के लिए दी गई, लेकिन बाद में ये था कि इन लोगों ने इन पे अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में बलबन ने इनसे ये चीज छीन ली थी। लेकिन इक्ताधारकों, सॉरी, तो लेकिन अपने क्षेत्र के राजस्व पर उनका नियंत्रण पूरा था। यहाँ से राजस्व इकट्ठा जो लेंगे उन पर कंट्रोल इनका है। यह राजस्व इक्तदार की अपनी जरूरत और उसके सैनिकों की जरूरत को पूरी करने के लिए था। उससे अपेक्षा की जाती थी, यानी कि इक्ता धारकों से, कि सुल्तान जब भी आदेश करेगा वह अपने सैनिकों से उसे सैनिक सहायता देंगे, अपने अपने एरिया की सेना लेंगे और राजा के पास पहुंच जाएंगे। मुगलों की प्रणाली ज्यादा बड़ी थी, राजस्व और भूमि लगान पर उनका नियंत्रण ज्यादा गहरा था, जो गांव के स्तर तक ज्यादा था। मुगलों ने मनसबदार बहाल किए। अब मनसबदार कौन है, मनसबदार जो है ये सैनिक अधिकारी हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो ये मनसबदार है मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। मनसबदार के दो पद होते हैं, ठीक है, दो पद कैसे, पहला पद तो होता है जिसे हम बोलते हैं जात, ठीक है, और दूसरा पद जो होता है उसको हम बोलते हैं सवार, ठीक है। मनसबदार जो है ना, ये मनसबदार, इस मनसबदार के दो पद है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मैंने कहा ये व्यक्ति है, ये मनसबदार है, ठीक है, इसे मैं अधिकारी बोलता हूँ मनसबदार। तो मनसबदार की पहचान दो चीज होती है, जात, जात ये बताएगा कि इसकी सैलरी कितनी है, इसका वेतन कितना है, इसकी पोस्ट क्या है, इसका वेतन क्या है। वेतन और पद पता लगेगा जात से,
ठीक है ना, ये कौन सी पोस्ट पे और इसकी सैलरी कितनी है, तो इसका मतलब है इसकी जात क्या है, इससे पता लग गया। सवार का मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति के अंडर में, इसके अंडर में कितने घुड़सवार इसके अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो 100 घुड़सवार हो, चाहे 50 हो, चाहे 200 हो, तो जितने घुड़सवार होंगे उससे उसकी जो है उसके मतलब उसके बड़े अधिकारी होने का पता लग जाएगा, कितना बड़ा वो अधिकारी है। तो दो तरह के पद हैं, जात और सवार, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है मनसबदारी व्यवस्था। तो मुगलों ने अपने टाइम पे मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया, जो सैनिक और नागरिक जिम्मेदारियां निभाया करता था अधिकारी। मनसब वास्तव में ओहदा या एक रुतबा होता था, जो अधिकारी की योग्यता और उसके अधीन सैनिकों की संख्या के आधार पर तय किया गया कि उसकी योग्यता कितनी है और उसके अंदर अंडर में कितने सैनिक घुड़सवार हैं। यह एकता से मिलता जुलता था, सिवाय इसके कि एकता में प्रशासनिक जिम्मेदारी थी प्रशासन की, लेकिन जागीर में नहीं थी, ठीक है, पूरा हिस्सा उनको नहीं मिलता था कभी। मुगल शाही व्यवस्था मनसबदारी और जागीरदारी प्रणालियों के बिना बाधा के कामकाज पर आधारित थी। मुगल शाही व्यवस्था में मनसबदारियों को भी काम दिए गए थे, जागीर भी बांट दी गई थी, तो बिना बाधा के सब सारे काम आसानी से हो जाया करते थे। अब अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो उसमें खासकर जो अकबर है, तो अकबर के शासनकाल में कृषि की वसूली की पद्धति में दूरगामी बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। अब राज्य और किसान या जागीरदारों जैसे भूस्वामी अमीर वर्ग के साथ कोई मनमाना संबंध नहीं रहा। जमीन की अब पैमाइश की गई, यानी नपाई की गई, और उसके उत्पादन के मुताबिक जितना फसल मतलब आ रही है जमीन से, उसके हिसाब से भू राजस्व निर्धारित तय कर दिया गया। जमीन की उर्वरता यानी उपजाऊपन का, जमीन कितनी उपजाऊ है उसका भी हिसाब रखा गया, और उसके बाद बाजार की तत्कालीन कीमत के आधार पर उत्पादन में राज्य के हिस्से का नगद मूल्य आंका गया। मतलब बाजार में उस फसल की कितनी कीमत है उसके हिसाब से नगद मूल्य तय कर दिया गया फसल का, नकद के रूप में राजस्व तय किया गया, और उसी पैसों के आधार पर राज्य ने अपना राजस्व तय कर लिया कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा भाई उस फसल में से, ठीक है। तो यह कृषि के वाणिज्यकरण व्यापारीकरण का दौर था, और राज्य नकदी फसलों को बढ़ावा देता था। तो अगर नकदी फसल की बात करें तो दोस्तों कौन सी है, नकदी फसलें वो होती है जो सीधा मार्केट में बेची जाती है, जो सीधा पैसा वाली फसलें होती हैं। और अगर नकदी फसलों की बात करें तो उस समय कपास और गन्ना ये नकदी फसल थी। राज्य उस समय सिंचाई वगैरह के लिए भी किसानों को बढ़ावा दिया करता था, कर्ज भी दिया करता था। और ये जो महत्वपूर्ण फसलें हैं ना, इनको दोस्तों इनसे ज्यादा कर मिलता है, क्योंकि राज्य इसके लिए पानी भी तो देगा, ज्यादा पानी भी देगा राज्य, तो क्या टैक्स लेगा। तो ये नकदी फसलें हुआ करती थी जो सीधा बाजार में बिकती थी। तो इन्हें बोलते थे जिन्स ए कामिल। क्या बोलते थे, जिन्स ए कामिल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी किताब में नहीं है बट फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था। तो राज्य ने उन इलाकों में भी खेती को बढ़ावा दिया जहां उस वक्त तक खेती नहीं होती थी या जहां जंगल थे। तो उसने उद्यमी मेहनती किसानों को, उद्यमी का मतलब होता है दोस्तों मेहनती, तो जो उद्यमी वर्ड है इसका मतलब मेहनती होगा। तो उसने उद्यमी किसानों को, राज्य ने यानी राजा ने उद्यमी किसानों को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। राज्य ने फसल नष्ट होने पे कर्ज भी दिए और राजस्व वसूली में छूट यानी राहत भी दी, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय प्रशासन चला करता था, ये अकबर के शासनकाल की बात है। अब जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो आपने गुप्त वंश के बारे में ही पढ़ा था। गुप्त वंश के बाद व्यापार वाणिज्य में बहुत गिरावट आ गई, व्यापार का स्तर काफी हद तक गिर चुका था, इसमें भी सुधार हुआ। एक लंबे समय तक गिरावट सहने के बाद शहरी केंद्र फले फूले। इस नए शहरीकरण के कारण 13वीं और 14वीं सदी में व्यापार में इजाफा मुनाफा हुआ। इन शहरी केंद्रों को जोड़ने वाला सड़कों का एक बड़ा जाल अस्तित्व में सामने आया, इसने व्यापार में मदद की। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लाहौर हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत जैसे शहरों का महत्व बढ़ा। पंजाब में पश्चिम और मध्य एशिया के बाजारों में माल भेजे जाते थे। मुगलों ने जो राजनीतिक स्थिरता और शांति का वातावरण कायम किया था, सेठ, बोहरा, मोदी ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे, जो खासकर खाद्य खाने की चीजों का व्यापार किया करते थे। सराफ या शराफ ये व्यक्ति जो है मुद्रा बदलने वाले थे। और हुंडिया, हुंडिया मतलब होता समझौते जारी करते थे। हुंडी एक साख पत्र, एक समझौता था जिसकी अदायगी बाद में एक तय जगह पर की जा सकती थी, कि जहां पे चीजें अदा की जाएगी। इसने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मालों को लाने ले जाने में मदद की, क्योंकि इसने दूर के इलाकों में मुद्रा के चलन को आसान बना दिया था।
अब आते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की जगह बात करते हैं। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकाल में परंपराएं आपस में बहुत घुली मिली। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन इसकी एक मिसाल है। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत निजी उपासना और भक्ति ने भगवान के साथ आत्मसात शामिल होने पे जोर दिया। इस भक्ति आंदोलन में हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जहाँ पे मतलब पूजा पाठ का एक दौर एक समय ही बदल चुका था। ये आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा। इसने कर्मकांड क्रियाकलापों बलि की जगह शुद्धता और भक्ति पे जोर दिया कि जो धार्मिक कर्मकांड है लोग उनको छोड़कर बलि वगैरह को छोड़कर एक शुद्ध सादा जीवन बिता सकते हैं। इसने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के एकाधिकार, जो हिंदू धर्म पे ब्राह्मणों का एकाधिकार था, उस पर सवालिया निशान लगा दिए कि भाई इन धर्मों में कुछ नहीं रखा। तो लोगों ने नए धर्मों को अपनाया, जैसे उस समय रामानंद हो गए, ठीक है, कबीर हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई, गुरु नानक हो गए, तुकाराम हो गए, चैतन्य प्रभु हो गए। जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने जनमानस आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला अपनी बातों का, और वो आज भी जारी है। इनमें से कई संत ऐसे थे जिनके बड़ी संख्या में भक्त बने। उदाहरण के तौर पे गुरु नानक का पंजाब के लोगों पर गहरा असर पड़ा। उनके भक्तों का एक अलग पंथ धर्म बन गया जो सिख धर्म कहलाया, और इस धर्म को मानने वाले लोगों को सिख कहा जाने लगा। इसी तरह सूफियों ने भी अकीदत, ठीक है, उपासना और प्यार पे जोर दिया। उन्होंने सहिष्णुता, सहनशीलता और करुणा प्रेम पे उस समय जोर दिया, लोगों को अपनी ओर खींचा और दरगाहें वगैरह स्थापित करी, ठीक है, और ये सिलसिला चलता गया, ठीक है। जैसे भागवत में चिश्ती सिलसिला हो गया, सोहरावर्दी हो गया, आपने दरगाहें वगैरह देखी होंगी ना, हजरत निजामुद्दीन या अजमेर शरीफ की जो दरगाह देखी होंगी, तो ये सब सूफी हैं, ठीक है। ये चिश्ती सिलसिला चला आ रहा है, ये सारी सूफी दरगाहें वगैरह बनी हैं। आगे देखते हैं, उन्होंने बेहद सादी जिंदगी बिताई सूफियों ने, और आमजन के मतलब जो ये भक्ति आंदोलन के जो लोग हैं, भक्ति आंदोलन के सॉरी जो संत हैं सभी, ठीक है, तो उन्होंने सादी जिंदगी बिताई और आमजन के दुखों और चिंताओं में भागीदारी निभाई। नतीजन आम लोगों, हिंदू मुसलमान दोनों पर उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सूफी और भक्ति आंदोलन के बीच बहुत संपर्क रहा है। दोनों ने दार्शनिक विचारों पर, अच्छे विचारों का खूब आदान प्रदान किया। वास्तव में दोनों परंपराओं ने हिंदू मुसलमानों के बीच सेतु, एक पुल का काम किया, उन्हें जोड़ने का काम किया, एक साथ लेकर चलने का काम किया। तो लोग अपने धर्मों को छोड़कर इनमें शामिल हो गए। भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य, नाच पर भी विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण, जोड़ने की इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा। जहाँ फारसी और संस्कृत जैसी क्लासिकी भाषा जो है, प्राचीन जो भाषा है जिनमें ग्रंथ लिखे गए, वो फली फूली, इस काल का उल्लेखनीय विकास क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ना रहा। मतलब जब ये धीरे धीरे ये समय आया भक्ति आंदोलन का, तो क्षेत्रीय भाषाओं को भी उठाया गया, वहीं के लोगों की लोकल भाषाओं को भी यूज किया गया। अब जो हिंदी है, हिंदी, बंगाली, ठीक है, राजस्थानी हो गई, उड़िया हो गई, गुजराती जैसी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आ गई, मतलब उनका विकास शुरू हो चुका था। साहित्यिक रचनाओं में उनका इस्तेमाल होने लगा। अब उस समय जो रचनाएं हो गई थी उनमें इन क्षेत्रीय भाषाओं का यूज होने लगा। तुलसीदास का रामचरितमानस, उसमें लोकल भाषा यूज हुई। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ, उसमें हुई, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया गया है। और मराठी में एकनाथ और तुकाराम की रचनाएं इसी काल में लोकप्रिय हुई, ठीक है। तो ये सब उसी समय की रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। मध्यकाल में कला और वास्तुकला भी फली फूली। मुगलों के काल में शाही कारखानों में तस्वीरें तैयार की जाने लगी। चित्रकारों को शाही खजाने से तनख्वाह दी गई, वजीफे मिलते थे, भत्ते। चित्रकारी की मुगल शैली में ईरानी और भारतीय शैलियों को पूरी तरह से शामिल किया गया। ये कुछ हद तक इस कारण भी हुआ कि इस शैली के चित्रकारों ने राजपुताना, गुजरात, मालवा आदि उन परंपराओं के तत्वों को भी शामिल किया जिससे वे आया करते थे। तो सभी कल्चर को मिला के जो इस समय चित्रकारियाँ की जाती थी, ठीक है। तो दासवंत, मुकुंद और केशव ये उस समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। अब्दुल समद हो गया और सैयद अली जैसे ईरानी उस्तादों की निगरानी ने ईरानी शैलियों का समावेश कराया। पांडुलिपियों वाले अलंकरण मुगल चित्रकारी की एक अन्य उत्कृष्ट उपलब्धि है। जिस समय मुगलों के टाइम पे किताबें लिखी जाती थी, पांडुलिपि की रचना होती थी, तो किताबों के उस समय जैसे मान लो 2 पृष्ठ हैं, तो जो लिपिक लिखने वाला होता था ना, वो एक जगह तो लिख दिया करता था, एक जगह तो वो सारी बातों को लिख दिया करता था, लेकिन एक ये हिस्सा वाला जो हिस्सा था उसको वो पेज को खाली छोड़ दिया करता था। तो चित्रकार जब आता था तो वो इस हिस्से को पढ़ता था, उसको पढ़ने के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर चित्र बना दिया करता था। तो इस तरीके से रचना होती है मुगल टाइम पे पांडुलिपियों की, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक जीवन का एक अन्य मजेदार जो पहलू था वो था हिंदू इस्लामी वास्तुकला में उजागर होता है। इसमें भारतीय संसाधनों, विशेषज्ञता, प्रतीकों, डिजाइनों को
इस्लामी मुख्यतः ईरानी शैली में शामिल किया गया। मतलब भारतीय संसाधनों के साथ हिंदू इस्लामी कल्चर को शामिल कर लिया गया और वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ। मेहराब बनाने की प्रथा हुई, गुंबद हो गए जैसी विशेषताओं को घंटों, स्वास्तिक चिन्ह, घंटियों के साथ या स्वास्तिक चिन्हों के साथ, कमल और कलश जैसे हिंदू प्रतीकों के साथ जोड़ा गया। तो उन सब चीज़ों को, हिंदू कल्चर की चीज़ों को भी दिखा करके मुस्लिम आर्किटेक्चर की चीज़ें बनाई गई, चाहे वो कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, या गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे जैसे तुगलक कालीन विभिन्न स्मारकें हो गई। दिल्ली सल्तनत के काल में की वास्तुकला के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये सब दिल्ली सल्तनत का जब टाइम था, चाहे वो खिलजी वंश का हो, चाहे वो गुलाम वंश का हो, चाहे खिलजी वंश का हो, चाहे तुगलक का हो, चाहे सैयद का, चाहे लोधी वंश के, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के पीरियड में कई सारी चीज़ें बनाई गई थी। अगर हम बात करें कि मुगल काल के स्मारकों में, तो हिंद इस्लामी शैली के आत्मसात जोड़ने वाले की प्रक्रिया ज़्यादा गहरी रही है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे पांच महल, बीरबल का महल, इबादत खाना जैसे, और फतेहपुरी सीकरी के स्मारक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो गया, सिकंदरा में अकबर का मकबरा हो गया, आगरा का इत्मादुद्दौला का मकबरा हो गया, और बेशक ताजमहल जो है वो मुगल वास्तुकला के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू इस्लामी वास्तुकला को एक साथ जोड़ा, एक साथ लेकर आए, और जिसे देखकर काफ़ी एक अच्छी अनुभूति होती है कि वाकई में उस समय की बहुत ज़्यादा अच्छी वास्तुकला का जो है निर्माण हो रहा था। तो दोस्तों ये था चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो एक आधी स्लाइड और है, जगह उसको भी देखते हैं। तो ये रही स्लाइड। और मध्यकालीन जो भारत है उसके ज़्यादातर जो राजा थे उन्होंने संगीत को सुरक्षा प्रदान की। गायन एवं वाद्य संगीत की भारतीय प्रणाली का संपर्क संगीत की अरब, ईरानी और मध्य एशियाई परंपराओं के साथ हुआ। नए राग, नए गीत रचे गए। भक्ति और सूफी परंपराओं ने भी भक्ति संगीत की नई शैली को गति दी। इस तरह सुस्पष्ट, बहुत अच्छी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ भारतीय इतिहास का मध्यकाल प्राचीन काल के बाद का एक महत्वपूर्ण एवं शानदार दौर था। तो जिन लोगों ने इसको अंधकार कहा, अंधकार का काल कहा, तो इस समय इतने सारे डेवलपमेंट हुए तो हम उसको नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के बाद जो एक महत्वपूर्ण और शानदार काल आया, बेशक वो मध्यकाल था, बेशक वो मध्यकाल था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे निर्माण हुए। तो दोस्तों ये था चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको चैप्टर समझ में आया है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड हो गई। जल्द ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।